हेलो मेरे जूनियर रॉकस्टार्स, कैसे हो आप सब। दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर मैग्नोलिया। वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर्स, जहां हम देश का भविष्य बनाते हैं। तो गाइस, बहुत ज़्यादा हाई डिमांड मैंने एक चीज़ के लिए देखा था ऑन द कमेंट सेक्शन एंड ऑन इंस्टाग्राम स्टोरी टैग्स कि मैम हमें ग्रामर के लिए कोई वन शॉट टाइप का एक वीडियो लाकर दे दो जिसमें हमें मेजॉरिटी या सबसे इम्पोर्टेंट जो ग्रामर के टॉपिक्स है वो एक ही जगह में एक साथ मिल जाएगा और हमारे हिसाब से, हमारे टाइम के हिसाब से हम सेल्फ स्टडी कर पाए। तो चलो उसी डिमांड को पूरा करने के लिए आज हम आ गए हैं हमारे ग्रामर के वन शॉट के साथ, जिसमें आपको 4 बहुत इंपॉर्टेंट ग्रामर टॉपिक्स मिलने वाले हैं। तो चलो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डिस्कशन ऑफ द वेरी फर्स्ट टॉपिक। कौन सा है हमारा पहला टॉपिक, कौन सा है हमारा पहला चैप्टर? तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे डिटर्मिनर्स के साथ। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है दैट इज डिटर्मिनर्स एंड डिटर्मिनर्स के अंदर क्या क्या है, डिटर्मिनर्स होता क्या है, पूरे डिटेल के साथ चीज़ों को समझते हैं। चलो सबसे पहला थिंग कि डिटर्मिनर्स होते क्या है, व्हाट आर डिटर्मिनर्स। हमने बचपन में नाउन पढ़ाया है ना, हमने बचपन में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब ये सारी चीज़ें पढ़ ली है। अब डिटर्मिनर एक ऐसी चीज़ होती है जो नाउन के पहले आती है। सेंटेंस में नाउन के पहले आती है डिटर्मिनर, ठीक है। देखो, डिटर्मिनर्स आर यूज्ड टू इंट्रोड्यूस वर्ड्स इन अ सेंटेंस, ठीक है। डिटर्मिनर्स का आप कह सकते हो एज एन इंट्रोडक्टरी वर्ड आता है, नाउन को इंट्रोड्यूस करते हैं डिटर्मिनर्स। इट कम्स बिफोर द नाउन और बिफोर द एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग द नाउन। अब सबसे पहला सवाल यहाँ पे आपका ये आता है कि मैम हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कौन सा शब्द डिटर्मिनर है। उसके लिए 2 चीज़ें आपको याद रखनी है, छोटे छोटे वर्ड DAN या DN। इसका मतलब क्या है? D stands for determiners, A stands for adjective and N stands for noun, ठीक है। तो जनरली डिटर्मिनर्स का जो प्लेसमेंट होता है वो या तो नाउन के पहले होता है या तो नाउन को जो वर्ड मॉडिफाई कर रही है एडजेक्टिव, उस एडजेक्टिव के पहले होती है, ठीक है। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि डिटर्मिनर कौन सा है हमारे सेंटेंस में? हम सबसे पहले नाउन को ढूंढेंगे। पूरे सेंटेंस में कौन सा हमारा नाउन है पहले उसको ढूंढेंगे, फिर देखेंगे कि नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव है जो नाउन को मॉडिफाई या डिस्क्राइब कर रही है कि नहीं। अगर है तो उसके पहले वर्ड वाला डिटर्मिनर है। अगर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव है ही नहीं तो उस नाउन के पहला वाला वर्ड ही डिटर्मिनर बन जाता है। एग्जाम्पल चाहिए है ना, एग्जाम्पल चाहिए है ना। देखो कहा गया सम चॉकलेट ब्राउनीज वर स्पॉइल्ड। सम चॉकलेट ब्राउनीज वर स्पॉइल्ड। कुछ चॉकलेट ब्राउनी रखी हुई थी वो खराब हो गई। अब यहाँ पे नाउन कौन सी होगी? ब्राउनीज अपनी है ना, ब्राउनीज बन गई अपनी नाउन। अब किस तरह का ब्राउनी है वो? कोई डिटर्मिनर के पहले या बाद कोई एडजेक्टिव है, नहीं है, क्या है, किस तरह का ब्राउनी है वो? चॉकलेट ब्राउनी। स्ट्रॉबेरी ब्राउनी, वनीला ब्राउनी, अलग अलग फ्लेवर्स के बन सकता है ब्राउनी। तो ये चॉकलेट ब्राउनी है। 10 नाउन मिल गया, नाउन को डिस्क्राइब करने वाला एडजेक्टिव भी मिल गया हमें। अब एडजेक्टिव के जस्ट पहले जो वर्ड होगा वो हमारा डिटर्मिनर हो जाएगा कि सम चॉकलेट ब्राउनीज, कुछ चॉकलेट ब्राउनीज। तो सम हो गया डिटर्मिनर, एडजेक्टिव हो गया चॉकलेट एंड ब्राउनी हमारा नाउन। अब आप पूछोगे मैम कोई ऐसा वर्ड बताओ या ऐसा सेंटेंस बताओ जिसमें एडजेक्टिव है ही नहीं, ठीक है। एक और पहले यहाँ पे एग्जाम्पल देख लो, फिर बिना एडजेक्टिव वाला भी दिखा देती हूँ। दे हैड अ बोरिंग डे। अब डे बन गया हमारा नाउन। कैसा दिन था? बहुत ही बकवास, बोरिंग सा दिन था, तो वो एडजेक्टिव। और उसके जस्ट पहले जो वर्ड होगा वो बन गया अपना डिटर्मिनर। सोचना ही नहीं है, या तो नाउन के पहले वाला वर्ड होगा या तो नाउन के पहले जो एडजेक्टिव है उसके जस्ट पहले वाला वर्ड ही होगा। कोई सेकंड थॉट मत देना, ठीक है। अब एक इसका भी एग्जाम्पल देख लो जहाँ पे एडजेक्टिव नहीं है, ठीक है। मैं 2 एग्जाम्पल्स देके आपको आसानी से समझाती हूँ, 2 अपने साइड से एग्जाम्पल देती हूँ। चलो, एक हो गया द ब्लू बस इज वेटिंग आउटसाइड, ठीक है। द ब्लू बस इज वेटिंग आउटसाइड। अब यहाँ पे सवाल है नाउन कौन सा है, नाउन कौन सा है? तो वो हो गया हमारा बस। अब कैसा बस है? कोई एडजेक्टिव है, कोई मॉडिफायर है, हाँ ना, ब्लू कलर का बस। अब अगर मैंने ब्लू नहीं लिखा, अगर मैंने सिंपली लिख दिया द बस इज वेटिंग आउटसाइड,
अगर मैंने यहाँ पे ब्लू कलर का एडजेक्टिव दिया ही नहीं, मुझे बस को डिस्क्राइब भी नहीं करनी है, तो बस हो गया हमारा नाउन, और उसके जस्ट पहले अगर एडजेक्टिव नहीं है तो क्या आएगा, डिटर्मिनर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको आइडेंटिफाई करना है। ये चीज़ अगर आप समझ गए, इसके बाद डिटर्मिनर्स के पार्ट्स को समझने में आपको दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है, तो इस पार्ट को आराम आराम से समझ लेना। बन गया? या तो कंस्ट्रक्शन में, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में आप डिटर्मिनर कैसे आइडेंटिफाई करोगे, लास्ट टाइम बता दूं, सेंटेंस में सबसे पहले आपको नाउन को ढूंढना है। अगर नाउन मिल गया तो उसके पहले आपको देखना है कि कोई एडजेक्टिव है जो उस नाउन को मॉडिफाई कर रही है या नहीं है। अगर है तो उस एडजेक्टिव के पहले वाला वर्ड ही आपका बन जाता है डिटर्मिनर। एंड अगर नहीं है कोई एडजेक्टिव तो नाउन का पहले जो वर्ड आ रहा है, नाउन के पहले जो भी वर्ड है वो अपना डिटर्मिनर। ठीक है, सॉर्टेड, इजी पीजी। चलो, नाउ लेट्स लुक इनटू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर। अब देखो कितने प्रकार के डिटर्मिनर होते हैं, कितने टाइप के डिटर्मिनर होते हैं, ये याद रखना। टोटल 7 तरीके के डिटर्मिनर्स होते हैं। ठीक है, देयर आर अ टोटल 7 टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स। सबसे पहला आ गया अपना आर्टिकल्स। ठीक है, ए एंड द। ये आर्टिकल जो चीज़ है ना, आई थिंक हमने क्लास 2 से पढ़ी हुई है, लेकिन आज हम उस चीज़ की भी क्लैरिटी बहुत अच्छी तरीके से करेंगे ताकि 9-10 में अपने को दिक्कत ही ना हो। ठीक है, तो आर्टिकल्स, उसके बाद आ गया पोजेसिव्स, फिर आ गया इंटरोगेटिव, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड लास्टली क्वांटिफायर्स। तो हमारे पास टोटल 7 टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स बनते हैं, जिसको एक एक करके पूरा हम अभी देखेंगे। चलो, सबसे पहला टाइप आर्टिकल्स। सबसे पहला टाइप आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या होता है? ए एंड द। इसको कहाँ हम किसके लिए यूज़ करते हैं, क्या नहीं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें पता है कि ए को हम कोई भी कॉन्सोनेंट वर्ड के पहले यूज़ करते हैं, एन को हम कोई भी वावल वर्ड से स्टार्ट होने वाले वर्ड के पहले यूज़ करते हैं, द को कोई स्पेसिफिक चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। हमें बेसिक इतना पता है ना, लेकिन उसके अंदर की डेप्थ की चीज़ें भी है, उनको भी समझो। सबसे पहला हम ए और एन पे आएंगे। ठीक है, कलर चेंज कर देती हूँ मैं, नहीं तो समझ नहीं आएगी। ए और एन पे सबसे पहले आता है। इनको हम कब कब यूज़ करेंगे? सबसे पहला, अगर आप किसी चीज़ को पहली दफ़ा रेफ़र कर रहे हो, किसी भी चीज़ के बारे में पहली दफ़ा रेफ़र कर रहे हो कि ये तुम्हारा बॉटल है, तुम्हारा बॉटल यहाँ रखा हुआ है, या उस टेबल में एक नोटबुक पड़ी हुई है, क्या तुम लाके मुझे दे सकते हो प्लीज़। तो पहली बार मैं उस नोटबुक के बारे में रेफ़र कर रही हूँ, बातों बातों में मैं क्या बोलूँगी, देयर इज़ अ नोटबुक केप्ट ऑन द टेबल, प्लीज़ ब्रिंग इट टू मी। ठीक है, देयर इज़ अ नोटबुक, मैंने अ यूज़ किया। लेकिन जब भी मैं वापस से इसे नोटबुक के बारे में दोबारा एक और बार मैं इसका रेफ़र करूँ, तब मैं उसको द लगाऊंगी। क्यों? क्योंकि इस बार मैं स्पेसिफाई कर रही हूँ कि जिस नोटबुक के बारे में मैंने तुम्हें पहले बताया था, उसी नोटबुक को दोबारा लेकर आओ, क्योंकि वहाँ कुछ चेंजेस करनी है मुझे। So the notebook that I had told you about in the morning, I need it again. So please go back and bring it. इस बारे मैंने the notebook बोला। ठीक है, छोटा एग्जाम्पल और देख लो। There is a fly in my soup, मतलब मेरे सूप के अंदर एक मक्खी है। लेकिन इसी मक्खी के बारे में मैंने अगर दोबारा रेफर किया तो मैं the यूज करूंगी। कैसे? What is the flying doing in my soup? मैंने पहले भी बोला था ना मेरे सूप में मक्खी है, अभी भी नहीं हटाया, अभी भी यही मक्खी जो पहले भी थी वही मक्खी मेरे सूप में अभी भी क्या कर रही है। ठीक है, जब पहली दफे किसी चीज को रेफर करो तो ए या एन डिपेंडिंग अपॉन कॉन्सोनेंट या वावल, उसी चीज को आप दूसरी तीसरी मल्टीपल टाइम्स रेफर बैक कर रहे हो तो द यूज करेंगे। पहला इंस्टेंस समझ आ गया। चलो, वन और एनी, कोई भी सिंगुलर यूनिट में या तो कुछ भी यूनिट में अगर आप किसी चीज़ को रेफर कर रहे हो कि आई नीड अ पेन, आई नीड अ पेंसिल, कैन यू गेट मी पेपर। ठीक है, तो कोई भी या तो कोई एक ऐसा जब किसी टाइप का किसी चीज़ का रेफर कर रहे हो तब आप ए या एन यूज़ करोगे, अगेन डिपेंडिंग अपॉन कॉन्सोनेंट या वावल। ठीक है, देन व्हेन यू टॉक अबाउट सम क्वांटिटीज, मतलब थोड़ा कम क्वांटिटी के बारे में जब आप बात कर रहे हो या कुछ स्पेसिफिक क्वांटिटीज होते हैं जैसे अ कपल, अ फ्यू, अ हैंडफुल, थोड़े कम क्वांटिटी के बारे में जब आप बात करो तो आप उसके साथ यूज जनरली कर लेते हो। ठीक है, कि एक मुट्ठी या कुछ 2-3 चीज़ें, तो कम क्वांटिटी ए या एन।
जब आप किसी जॉब के बारे में बता रहे हो कि आप क्या हो, आपका प्रोफेशन क्या है, आप जॉब के बारे में बता, आई एम अ टीचर, ही इज अ डॉक्टर, शी इज एन इंजीनियर, तो अगेन वावल या कॉन्सोनेंट का यूसेज के हिसाब से ए या एन, जॉब, अपने जॉब के बारे में जब आप बता रहे हो उस हिसाब से, आई एम अ स्टूडेंट, तो ए या एन उस चीज़ में यूज़ होगा, ठीक है। कोई भी अपना प्रोफेशन जब आप बता रहे हो, एक्सक्लेमेशन सिंगुलर, कोई भी सिंगुलर टर्म का जब आप एक्सक्लेमेशन यूज कर रहे हो उसमें हम ए या एन लगाएंगे, जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, व्हाट अ हैंडसम मैन, ठीक है। तो आपको अगर देख के कोई बोलता है व्हाट अ चेयरफुल गर्ल या व्हाट एन अडोरेबल बॉय, तो जब ही कोई भी सिंगुलर चीज को या इंसान को देखकर कोई एक्सक्लेमेशन दिया जा रहा हो तो ए या एन यूज होगा, ठीक है। अब द पे आओ, जब किसी वन एंड ओनली चीज के बारे में रेफर करा जा रहा है, वन एंड ओनली, कि इस दुनिया में वन एंड ओनली चीज है ये, जैसे द मून, द सन, द स्टार, हमारे धरती के लिए वी हैव ओनली वन मून, वन सन, है ना। तो द मून, द सन, द क्वीन ऑफ इंग्लैंड या द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो एक ही है, वन एंड ओनली ही है। जब प्रेसिडेंट बनता है कोई, एक ही बनता है ना, कुछ टाइम के लिए वही रहता है फिर चेंज होता है। तो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग वन एंड ओनली, तब हम द यूज करेंगे, ठीक है। देन अगेन व्हेन यू रेफर टू रिवर्स एंड सीज, द गंगा, द ब्रह्मपुत्र, द नर्मदा, जब भी आप कोई समंदर या रिवर या सी के बारे में रेफर करते हो, हम ए या एन नहीं यूज करेंगे, हम द यूज करते हैं, ठीक है। ये आपको पता ही है बिकॉज जनरल लाइफ में आप इन वर्ड्स को, इन चीज़ों को यूज करते हो, बट शायद उतना ध्यान नहीं लगाते, है ना। चलो नेक्स्ट क्या है, सुपरलेटिव्स। फुटबॉल इज द बेस्ट स्पोर्ट इन द वर्ल्ड, मतलब सुपरलेटिव डिग्री तो आपको पता है क्या होता है, हाईएस्ट डिग्री किसी चीज़ की। जब भी हम किसी भी चीज़ को हाईएस्ट डिग्री में कंपेयर करते हैं, ठीक है, द बेस्ट, सबसे हाईएस्ट डिग्री में, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है फुटबॉल इज द बेस्ट स्पोर्ट इन द वर्ल्ड, इससे अच्छा स्पोर्ट कोई है नहीं, किसी का कहना है, या क्रिकेट इज द बेस्ट स्पोर्ट इन द वर्ल्ड, या बिरयानी इज द मोस्ट डिलिशियस फूड इन द होल वर्ल्ड। तो जब आप सुपरलेटिव डिग्री किसी चीज़ का यूज़ कर रहे हो, हाईएस्ट फॉर्म या हाईएस्ट डिग्री, तब द यूज़ होता है, ठीक है। एंड लास्टली, किसी भी इन्वेंशन के बारे में जब आप बात करते हो, क्योंकि इन्वेंट कोई भी चीज़ पहली बार होती है, वो चीज़ डिस्कवर मल्टीपल टाइम्स हो सकती है, बट इन्वेंट पहली बार हो रही है, तब हम द यूज़ करेंगे, ठीक है। कि द कंप्यूटर हैज़ रेवोल्यूशनाइज द वे टू वर्क, ठीक है। कोई भी चीज़ जब पहली बार इन्वेंट हुई थी, उस इन्वेंशन के बारे में हम द यूज़ करके लगाएंगे। नाउ कहाँ हम कोई आर्टिकल ए एंड द कहीं कुछ नहीं लगाएंगे, कौन कौन से ऐसे सिचुएशंस होती है वेयर वी नीड नो आर्टिकल्स एट ऑल। पहला तो एक्सक्लेमेशन सिंगुलर में ए या एन होता है, लेकिन जब प्लूरल एक्सक्लेमेशन होता है वी डोंट नीड एनी आर्टिकल्स। एग्जाम्पल देखो, व्हाट ब्यूटिफुल चिल्ड्रन यू हैव, चिल्ड्रन प्लूरल हो गया, तो तब हम कोई आर्टिकल ही नहीं यूज करेंगे, ठीक है। कोई भी मील के बारे में आप बात कर रहे हो, आई एम गोइंग फॉर ब्रेकफास्ट, विल यू गो आउट विथ मी फॉर लंच, कोई भी मील के बारे में जब आप बात करोगे ना, आप आर्टिकल्स यूज ही नहीं करना उसका, ठीक है। स्पेशल प्लेसेस जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, चर्च, प्रिजन, कोई भी स्पेशल प्लेस का मेंशन जब होता है, ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, तब हम कोई आर्टिकल नहीं यूज़ करते। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, विल यू बी अटेंडिंग माई लेक्चर इन आवर यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो कोई भी स्पेशल प्लेस में आर्टिकल्स नहीं यूज़ होती। एक चीज़ के लिए माफ़ करना, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, इसीलिए मैं पॉज दे दे के शायद समझा रही हूँ, या मेरा वॉइस आपको अलग लग रहा होगा, दैट्स बिकॉज आई एम नॉट कीपिंग रियली वेल। चलो प्रॉपर नाउन पे आते हैं। जब आप किसी का नाम ले रहे हो, आप अगर मेरा नाम ले रहे हो मैग्नोलिया मैम, आप उसके पहले द मैग्नोलिया मैम तो नहीं बोल रहे हो ना। प्रॉपर नाउन्स के पहले कभी कोई भी आर्टिकल्स नहीं लगते हैं। एंड लास्टली जनरलाइजेशन, जब आप कोई भी कैटेगरी को जनरलाइज करके बोल रहे हो, स्टूडेंट्स, आपको क्लास में आके टीचर जब डांटते हैं स्टूडेंट्स बी क्वाइट, तो ऐसे बोलते हैं द स्टूडेंट्स बी क्वाइट या अ स्टूडेंट्स बी क्वाइट, ऐसा तो नहीं कहते हैं, वो जस्ट स्टूडेंट्स बोल के चिल्लाते बिकॉज दे आर जनरलाइजिंग ऑल ऑफ यू आर स्टूडेंट्स, तो तभी आर्टिकल्स नहीं लगते, ठीक है। क्लियर है, आर्टिकल्स का डिटर्मिनर का फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट वाले पे चलते हैं जो बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है।
वी कम टू पोजेसिव डिटर्मिनर्स। अब पोजेसिव डिटर्मिनर क्या होता है, नाम से ही डिराइव कर लो। पोजेसिव, पोजेशन, कोई किसी चीज़ को पोजेस करते हैं, ओन करते हैं, उस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। यूज टू शो हु ओन्स और पोजेसेस समथिंग, मतलब कोई चीज़ है और उस चीज़ को कौन पोजेस करता है या ओन करता है, इन जो वर्ड्स को यूज़ की जाती है ना वो अपने डिटर्मिनर्स है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज योर बैग, तो ये जो योर वाला शब्द है ये बन गया अपना डिटर्मिनर, ठीक है। कौन कौन से वर्ड्स यूज होते हैं इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान से देखना कि डिटर्मिनर, पोजेसिव डिटर्मिनर्स के वर्ड्स क्या क्या होते हैं। पोजेसिव प्रोनाउंस भी होते हैं और पोजेसिव डिटर्मिनर्स भी होते हैं। दस कंफ्यूज मत होना, पोजेसिव डिटर्मिनर्स के ये वर्ड है, ठीक है। माई, योर, हिज, हर, इट्स, आवर, देयर, दीज आर द वर्ड्स फॉर पोजेसिव डिटर्मिनर। अक्सर लोग पोजेसिव प्रोनाउंस के साथ पोजेसिव डिटर्मिनर को कंपेयर करते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं। कैसे, एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ मैं। पोजेसिव प्रोनाउन होता है वहाँ माई के जगह माइन होता है, योर के जगह योर्स होता है, हर के जगह हर्स होता है, तो हर एक के पीछे एस आ जाता है सॉर्ट ऑफ, ठीक है, पोजेसिव प्रोनाउंस पे। लेकिन पोजेसिव डिटर्मिनर्स के यही आपके शब्द हैं जिनको आप यूज़ करके सेंटेंसेस को फिल करते हो, ठीक है। एक क्लैरिटी ले लो, हिज फॉर मेल जेंडर हो गया, हर फॉर फीमेल जेंडर हो गया, ये अपने को पता है। योर जो है वो बोथ मेल एंड फीमेल दोनों के लिए यूज हो सकता है। इट्स जो है वो न्यूटर जेंडर के लिए यूज हो सकता है। आवर, देयर दोनों जेंडर्स के लिए हो सकता है, लेकिन ये प्लूरल फॉर्म के लिए है। माई अगेन मेल फीमेल किसी के लिए भी यूज हो सकता है, ठीक है। तो यूसेज के हिसाब से अपने को पोजेसिव डिटर्मिनर यूज करना पड़ता है। अब आते हैं हमारे तीसरे टाइप पे, विच इज डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स। ये तो बहुत ज़्यादा आसान है, लिटरली बहुत ज़्यादा आसान है। क्या होता है डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर में, आपके कोई चीज़ पास है या दूर है और वो सिंगुलर में है या प्लूरल में है, इसी पे डिपेंड करता है डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर, ठीक है। देखो 4 शब्द होते हैं अपने पास, दिस, दीज, दैट एंड दोस। अभी सिंगुलर प्लूरल पे भी डिपेंड करता है। कभी कोई चीज़ अगर आपके पास है और सिंगुलर है तो आप बोलोगे दिस, आपके पास है और सिंगुलर है। जैसे कि ये मेरा टम्बलर, ये मेरे पास है और ये सिंगल एक पीस है ना, तो ये हो गया दिस। लेकिन अगर ये बॉटल मुझसे दूर है, मैंने यहाँ रख दिया, दूर रख दिया मुझसे, ठीक है, एंड फिर भी सिंगुलर ही है क्योंकि मेरा एक बॉटल है, लेकिन मुझसे दूर है, तो मैं दैट बोलूँगी, दैट बॉटल इज माइन, ठीक है। सिमिलरली अगर कुछ चीज़ मेरे पास है लेकिन प्लूरल है, ठीक है, जैसे ये दोनों मेरे फोन्स, ये मेरे पास है नियर मी बट इन प्लूरल, तो मैं बोलूँगी दीज आर माई मोबाइल फोन्स। लेकिन वैसे ही अगर मैंने इन दोनों फोन्स को मुझसे दूर रख दिया लेकिन वो प्लूरल में है, तो दोज हो जाएगा, दोज आर माई मोबाइल फोन्स, ठीक है। आसान चीज़ के लिए याद रखो, दिस या दैट यूज होता है सिंगुलर के लिए, दीज या दोज होता है प्लूरल के लिए, ठीक है। आसानी से याद रख सकते हैं इस चीज़ को। फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई पेन, दैट इज योर पेन जिसके साथ आप लिख रहे हो, या दीज आर माई नोटबुक्स, दोज आर योर नोटबुक्स, ठीक है। तो नियर, फार, सिंगुलर, प्लूरल, इन दोनों टर्म्स को यूज करके ही डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स फ्रेम हो जाते हैं, ठीक है। इजी पीजी सॉर्टेड। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आएंगे क्वांटिफायर में। क्वांटिफायर क्या होता है, नाम से ही आप समझो, क्वांटिटी देखते हैं हम किसी चीज़ की कि वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, कम क्वांटिटी में है, ऑलमोस्ट ना के बराबर है, क्या है। क्वांटिटी को यूज़ करके हम देखते हैं कोई चीज़ काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, ज़्यादा है, कम है, उसके हिसाब से हम कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं फॉर डिटर्मिनर्स, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। पहला चीज़ जो ये पार्ट ऑफ द चार्ट है, दिस इज अ पॉजिटिव साइड। यहाँ पे बहुत क्वांटिटीज़ की चीज़ें ही ज़्यादातर आती है, हायर क्वांटिटी। और इस साइड में जो भी है ना, इस साइड ऑफ द चार्ट में, इसमें नेगेटिव क्वांटिटीज़ है, मतलब मोस्टली कम क्वांटिटी या ना के बराबर की क्वांटिटी की चीज़ें इस तरफ होंगी। तो पहले हम पॉजिटिव चीज़ से स्टार्ट करते हैं। चलो
अ लॉट ऑफ मतलब बहुत सारा, ठीक है। देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल इन द स्कूल, बहुत से हजारों में बच्चे स्कूल में, ठीक है। तो अ लॉट ऑफ को हम काउंटेबल के साथ भी यूज कर सकते हैं, अनकाउंटेबल के साथ भी यूज कर सकते हैं। जैसे ही ईट्स अ लॉट ऑफ राइस, आपको कैसे पता, आप गिन थोड़ी रहे हो कि कितने पीस राइस खा रहा है ये, नहीं ना, तो अनकाउंटेबल हो गया। लेकिन बहुत खाता है, लाइक एक बर्तन भर के चावल ही अकेला खा ले, ठीक है, तो ही ईट्स अ लॉट ऑफ राइस। तो काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ ही आप इस चीज को यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मैनी का मतलब भी होता है बहुत सारा, है ना। तो इसको हम सिर्फ काउंटेबल नाउन के साथ ही यूज कर सकते हैं। मैनी को हम सिर्फ और सिर्फ काउंटेबल नाउन के साथ ही यूज कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, देयर आर मैनी चॉकलेट्स केप्ट इन द फ्रिज, बहुत सारा चॉकलेट है फ्रिज में रखा हुआ। अनकाउंटेबल के साथ आप मैनी यूज नहीं कर सकते, याद रखना, नोट सही से बनाना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सम का जो क्वांटिटी है वो मीडियम क्वांटिटी आप मान सकते हो। अ लॉट और मैनी में बहुत क्वांटिटीज होती है, सम उससे थोड़ी कम क्वांटिटी, मीडियम क्वांटिटी है, ठीक है। इसको हम प्लूरल काउंटेबल के साथ यूज कर सकते हैं एंड अनकाउंटेबल के साथ भी इन अफर्मेशन, ऑफर एंड रिक्वेस्ट, ठीक है। मतलब क्या है, आप सम को थोड़ा कम क्वांटिटी दिखाने के लिए यूज कर सकते हो एंड प्लूरल काउंटेबल प्लस अनकाउंटेबल दोनों के साथ ही ये यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि वुड यू लाइक सम टी, काउंटेबल तो नहीं है कि कितने ड्रॉप टी दे रहे हो आप, कितना ड्रॉप चाय दे रहे हो, वो तो काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल है। लेकिन अगर आप काउंटेबल भी यूज करते हो, वुड यू लाइक सम बिस्किट्स, 1-2 पैकेट बिस्किट दे दूं मैं आपको, है ना। तो काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ ही यूज हो सकती है। एंड लास्टली अ फ्यू का क्या सीन है, इसमें सम से भी थोड़ा कम क्वांटिटी, जैसे कि देखो अ लॉट ऑफ में इतना क्वांटिटी, मैनी में थोड़ा कम क्वांटिटी, सम में इतना क्वांटिटी हो गया आधा, अ फ्यू में इतना क्वांटिटी आ जाता है, ठीक है। और उस साइड का टेबल जो है ना वो इससे भी कम में आता है, ये वाला पार्ट। तो अ फ्यू क्या होता है, यू कैन यूज इट विद प्लूरल काउंटेबल, इट मीन्स कम क्वांटिटी। जैसे देर आर अ फ्यू फ्रेम्स ऑन द शेल्फ या देर आर अ फ्यू बुक्स केप्ट ऑन द टेबल, कम क्वांटिटी है, काउंटेबल है लेकिन कम क्वांटिटी है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। इधर आते हैं, सबसे पहला है लिटिल को आप अनकाउंटेबल के साथ यूज करोगे एंड लिटिल का मतलब होता है एकदम कम, ऑलमोस्ट ना के बराबर, कि there is little water left in the bottle या in the jar, there is little water left, मतलब ऑलमोस्ट ना के बराबर पानी बची हुई है मेरे बॉटल में, कि इसको पी के प्यास नहीं बुझेगी। नेक्स्ट क्या है, मच को हम नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं, मच जो अपना क्वांटिफायर है इसको हम नेगेटिव सेंस में यूज कर सकते हैं एंड इट इज यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स इन नेगेटिव सेंटेंसेस एंड क्वेश्चंस, कि इसको ज़्यादा इस चीज़ के बारे में नहीं पता है, इसको ज़्यादा मतलब मच इज लाइक ज़्यादा ना, तो इसको ज़्यादा आइडिया नहीं है इन चीज़ों की। एग्जाम्पल देखो, ही डजंट हैव मच एक्सपीरियंस, ही डजंट नो मच अबाउट दिस प्लेस, अनकाउंटेबल है, नॉलेज काउंट नहीं कर सकते, लेकिन उसको इस जगह के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। Any will be used with both uncountable and plural countable and इसको भी हम negative senses में ही दिखाते हैं कि ना ही है, समझ लो नहीं है। Like that we didn't have any biscuits left, हमारे पास कुछ बचा ही नहीं था, खाली हो गया, ठन गोपाल। फिर एक और एग्जाम्पल ले लो अनकाउंटेबल का, we didn't have any water left with us by the end of the event, मतलब पानी ही नहीं बची थी, पूरा पानी खत्म हो गया था इवेंट के खत्म होने के साथ, ठीक है। लास्टली few is used with plural countable noun, it represents negative quantity, मतलब बहुत कम। अगर a few मतलब 7-8 बिस्किट है, few मतलब 2-3 बिस्किट है, ठीक है। there are few biscuits kept on the plate, मतलब 2 या 3 बिस्किट बाकी है प्लेट में। a few अगर मैंने यूज किया तो मतलब सोच लो 7-8 बिस्किट्स बाकी है, few बिस्किट्स यूज किया 2-3 बिस्किट बाकी है, ठीक है। सॉर्टेड, इजी पीजी। अब आप एक सवाल पूछ सकते हो कि मैम लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल,
इनका डिफरेंस बता दो मैम, हाईएस्ट क्वांटिटी क्या है, लोएस्ट क्वांटिटी क्या है, ये आप मुझे पूछ ही सकते हो, है ना। तो जैसा मैंने इधर लिखा भी है, द लिटिल सबसे हाईएस्ट क्वांटिटी दिखाता है, अ लिटिल उससे कम, लिटिल उससे भी कम, ठीक है। जैसे जैसे ये ग्राफ नीचे जाता है उस हिसाब से क्वांटिटी भी रिड्यूस होती है, जैसे जैसे ग्राफ नीचे जाता है उसके साथ साथ क्वांटिटी भी रिड्यूस होती है। सेम गोज फॉर फ्यू, द फ्यू, अ फ्यू, फ्यू, ठीक है। सॉर्टेड सॉर्टेड। चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट डिटर्मिनर। 4 डिटर्मिनर्स हो गए अपने, नेक्स्ट डिटर्मिनर पे चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर। डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स क्या होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं या बहुत सारे लोग हैं, हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करके अकॉर्डिंग टू आवर नीड उस हिसाब से रेफर कर रहे हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स और टू इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। सिंपल है, सोच लो, दीज आर अ ग्रुप ऑफ पीपल, ये 5 फिंगर्स जो है मेरे हाथ के, दीज आर अ ग्रुप ऑफ पीपल। अब सिचुएशन के अकॉर्डिंग हो सकता है मैं 5 को साथ में रेफर कर रही हूँ तो द एंटायर ग्रुप ऑफ पीपल, और हो सकता है मैं किसी आधे, मतलब पूरे ग्रुप का आधा जो पार्ट है ना, यहाँ से डिवाइड कर दो, आधे ग्रुप को रेफर कर रही हूँ, या हो सकता है मैं इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ द ग्रुप को रेफर कर रही हूँ, या हो सकता है मैं किसी को रेफर नहीं कर रही हूँ। उस हिसाब से वर्ड्स है अपने पास जिनको यूज करके हम डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स करते हैं। चलो सबसे पहला ईच, एवरी। तो ईच के बारे में जब आप बात करते हो तब आप इंडिविजुअल मेंबर्स बोलते हो कि ईच वन ऑफ यू इज सपोज टू सबमिट योर होमवर्क, ठीक है। हर एक बंदा या बंदी मुझे अपना अपना होमवर्क सबमिट करके जाए। जब आप एवरी बोलते हो तब आप पूरे ग्रुप को एक कंसिडर करते हो, लाइक ऑल द पीपल इन दिस फैमिली या ग्रुप सब लोग एक हो गए, तो एवरी मेंबर, ठीक है, एवरीबडी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है क्या, कुछ वर्ड्स है ईदर, नीदर, बोथ। अब क्या होता है, कभी कभार पूरा ग्रुप है, इनमें से हम 2 लोगों को रेफर कर रहे हैं, ईदर ए और बी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ईदर माई मदर और माई फादर इज गोइंग टू गो विथ मी फॉर द पेरेंट्स टीचर मीटिंग, मतलब या तो पापा या तो मम्मी। नेक्स्ट वर्ड क्या हो गया, नीदर। तो नीदर माई मदर नॉर माई फादर विल बी गोइंग फॉर द पेरेंट्स टीचर मीटिंग, मतलब ना मेरे मम्मा ना मेरे पापा, कोई नहीं जाएंगे मीटिंग में। लास्टली बोथ, बोथ माई मदर एंड माई फादर आर गोइंग टू कम विथ मी फॉर द पेरेंट्स टीचर मीटिंग, मतलब दोनों आएंगे। सिंपल, इजी पीजी, है ना, बहुत आसान। नेक्स्ट वाला देखते हैं। एक और चीज, इसमें और कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे हाफ। हाफ मतलब क्या होता है, पूरा जो ग्रुप है उसका आधा, you're referring to the half of the group या half of the thing, like half of the pizza is still left for us, या half of the apple has been half of the apple is rotten and half of it is fine, ठीक है, आधा खराब हो गया आधा ठीक है, ठीक है। so these are the words that you use for distributive determiner। आगे आता है हमारा नेक्स्ट वाला विच इज इंटरोगेटिव डिटर्मिनर। इंटरोगेटिव डिटर्मिनर मतलब सवाल, जैसे कि डिटेक्टिव होता है ना, इंटरोगेट करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, तो यहाँ पे भी इंटरोगेटिव डिटर्मिनर्स में 3 सवाल पूछने वाले वर्ड्स हैं हमारे पास, 3 WH वर्ड्स। कौन कौन से हैं, व्हाट, विच एंड हुज, ठीक है, व्हाट, विच एंड हुज। अब किस वर्ड को किस सिचुएशन में यूज कर सकते हैं, व्हाट को जब हम कोई जनरल सवाल पूछते हैं ना, स्पेसिफाई नहीं कर रहे, जनरली कोई सवाल पूछ रहे हैं, उसके लिए हम व्हाट पूछ लेते हैं। एग्जाम्पल ले लो, व्हाट डिड यू हैव फॉर लंच, व्हाट आर यू गोइंग टू डू फॉर, व्हाट आर योर प्लान्स फॉर द वीकेंड, व्हाट डिड यू गेट फॉर योर बर्थडे। तो कुछ स्पेसिफाई करके स्पेसिफिक चीजें नहीं पूछ रहे, जनरली हम कोई सवाल पूछ रहे हैं, व्हाट इज द रीजन दैट यू आर लेट टू स्कूल टुडे, जनरल क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम व्हाट यूज करेंगे, ठीक है। विच एंड हुज को कोई स्पेसिफिक सवाल पूछने के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि विच को हम यूज करते हैं टू आस्क अबाउट स्पेसिफिक टॉपिक, जैसे कि विच इज योर नोटबुक, विच क्लास आर यू इन। कोई स्पेसिफिक चीज पूछने या समझने के लिए हम विच यूज करते हैं, विच इज योर हाउस, विच इज योर टेबल, कौन सा है वो, कोई स्पेसिफिक चीज, ठीक है। एंड लास्टली हुज को हम तब यूज करते हैं जब हम कोई चीज किसका है, कोई चीज पड़ी हुई है, ये किसका है हमें समझना है, तब हम whose यूज करते हैं। whose keys are these, whose pen is this, whose bottle is kept over here।
तो कोई स्पेसिफिक चीज़ किसका है, वो किसको बिलोंग करता है, समझने के लिए हम हुज यूज़ करते हैं। ठीक है, इजी पीजी, क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आएंगे वन ऑफ द ईजीएस्ट थिंग्स में, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल। कार्डिनल और ऑर्डिनल। कार्डिनल क्या होता है और याद, एक सवाल तो सबसे इंपॉर्टेंट, मैम हम याद कैसे रखेंगे कि कार्डिनल कौन सा होता है, ऑर्डिनल कैसा होता है, कौन सा होता है, उसका भी हैक बता दूंगी मैं। ठीक है, हर किसी को बताती हूँ मैं, आपको भी बता दूंगी। देखो कार्डिनल क्या होता है, कार्डिनल नंबर्स शो नॉर्मल नंबर्स, नॉर्मल क्वांटिटी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, हम अगर कोई नंबर लिख रहे हैं ना, उसको आप जैसे प्रोनाउंस करते हो 10 99, जो भी उसका फेस वैल्यू आपको दिख रहा है ना, जो भी आपको उसका फेस दिख रहा है ना, फेस वैल्यू, वही होता है अपना कार्डिनल नंबर। जो भी नंबर 1 2 3 400 900 10,000 1112, जो भी नंबर है, जो फेस वैल्यू जो दिख रहा है नंबर का, वही अपना कार्डिनल नंबर है। दिस सिंपली शोज द क्वांटिटी और द नंबर ऑफ समथिंग। Whereas डिफरेंस ये है कि जो ऑर्डिनल नंबर होता है ना, ऑर्डर नंबर नहीं, इसको कहते हैं ऑर्डिनल नंबर्स। जो ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं ना, ये अपने को रैंक, पोजीशन, ये सारी चीज़ें बताती है। ऑर्डिनल नंबर अपने को रैंक या पोजीशन दिखाती है। ठीक है, मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, एग्जांपल ले लो। चलो ये क्या हो गया? अगर मैंने लिखा ही स्टूड सेकंड इन हिज क्लास, या शी स्टूड थर्ड इन द होल स्कूल। ठीक है, कहीं पे भी मैं रैंकिंग या किसी की पोजीशनिंग, वो दूसरे नंबर पे खड़ी है, वो पहले नंबर पे खड़ा है, या ये थर्ड आई है, फिफ्थ आई है, 10th आए हैं, कहीं भी अगर आप कोई भी एक सेकेंड, कहीं भी कोई भी रैंक, ऑर्डर, पोजीशन दिखाना चाहते हो, वो आपका ऑर्डिनल नंबर्स दिखाता है। ठीक है, डिफरेंस क्या है, कार्डिनल नंबर जो फेस वैल्यू ऑफ द नंबर दिखता है वही है, किसी भी चीज़ का नॉर्मल क्वांटिटी दिखाता है, 1 2 3 4 999 149 जो भी है। ऑर्डिनल नंबर्स आपको किसी भी चीज़ के रैंक, ऑर्डरिंग, पोजीशन दिखाती है कि फर्स्ट, सेकंड, 10th 20th 100th, तो वो TH या तो ED या तो कुछ तो लास्ट में लग ही जाता है नंबर के, टू शो द रैंकिंग या पोजिशनिंग ऑफ द थिंग। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस। याद रखना, ऑर्डिनल शोज ऑर्डर, ऑर्डिनल शोज ऑर्डर। ठीक है, क्या हो गया ये, ऑर्डिनल शोज ऑर्डर ऑफ समथिंग, ये याद रखना। ठीक है, ऑर्डिनल शोज ऑर्डर ऑफ समथिंग, इस चीज को याद रखना। चलो कुछ सवाल है आपके पास जो मैं आपको PDF में, इसमें ये बस एक स्लाइड दिखा रही हूँ, पीछे पीछे होमवर्क्स है, देख लेना, पीछे पीछे होमवर्क्स और है, तो इनको सॉल्व कर लेना ज़रूर, जैसे आपको PDF मिल जाता है। ठीक है, एंड दैट्स इट फॉर आवर डिटर्मिनर्स पार्ट। लेक्चर खत्म हो गया? नहीं मैम, अभी तो और पढ़ना है ना। चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर ग्रामर। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। मॉडल वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स। ठीक है, मॉडल वर्ब्स बहुत ही आसान सा एक टॉपिक है, लेकिन पता नहीं क्यों हम ऐसे ही उसको हाइप अप करके रखें कि मैम बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है। अरे नहीं है भाई, करके तो देखो, समझ के तो देखो, बहुत आसान सी टॉपिक है। चलो लेट अस बिगिन विद द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ मॉडल वर्ब, विच इज मॉडल वर्ब ऑफ पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, बताओ जरा, बताओ बताओ। पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ होना पॉसिबल है, मतलब कोई चीज़ हो सकती है आगे चल के, है ना। हो सकता है कि इसने पढ़ाई नहीं की है इसीलिए इसके मार्क्स ऐसे आए हैं, या हो सकता है बेचारा बीमार है इसीलिए इसने पेपर में लिखा नहीं अच्छे से, है ना। तो आप कोई चीज़ होने की पॉसिबिलिटी दिखा रहे हो, चांसेस दिखा रहे हो कि हो सकता है ऐसा।
उस टाइम के लिए हम 4 मॉडल वर्ब्स यूज करते हैं। हो सकता है पॉसिबिलिटी जो सिचुएशन है ना, इसके लिए 4 वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, पहले दो क्या क्या है, माइट। माइट तब हम यूज कर सकते हैं जब हम जनरली कोई भी पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, जैसे कि ही माइट बी आउट ऑफ फॉर्म, या शी माइट हैव स्कोर्ड लेस बिकॉज शी वाजंट वेल। ठीक है, कि कोई भी रैंडम कोई भी टाइप ऑफ पॉसिबिलिटी को जब आप एक्सप्रेस करना चाहते हो या दिखाना चाहते हो, उसके लिए आप मॉडल्स ऑफ पॉसिबिलिटी में माइट यूज कर सकते हो। चाहे अभी का कुछ हो, चाहे फ्यूचर का कुछ हो, किसी भी टाइम का कोई भी पॉसिबिलिटी, पास्ट का कुछ हो, कहीं का भी कोई भी पॉसिबिलिटी दिखाना हो, माइट यूज कर लो। अब आते हैं हमारे अगले वर्ड विच इज विल पे। विल को हम कब यूज कर सकते हैं? ओनली व्हेन वी डिनोट समथिंग दैट इज पॉसिबल टू हैपन इन द फ्यूचर। विल को हम तभी यूज करते हैं जब हम कोई फ्यूचर पॉसिबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, कि if we give him some time, he will start batting well. If we encourage him या motivate him enough, he will score really well in his exam. इसको बस मोटिवेशन की कमी है, कॉन्फिडेंस की कमी है, अदरवाइज नॉलेज पूरा है। तो अगर हमने इसको थोड़ा मोटिवेट करा तो ये एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेगा। ठीक है, तो फ्यूचर पॉसिबिलिटी, फ्यूचर में ये चीज़ हो सकती है, वो दिखाने के लिए हम विल यूज़ करते हैं। ठीक है, याद रखना। नोट्स कैसे बनाओगे पता है? मॉडल वर्ब्स का नोट्स कैसे बनाओगे पता है? ऐसा एक टेबल बनाना है, यहाँ पे होगा मॉडल वर्ब्स, यहाँ पे होगा मीनिंग एंड यहाँ पे होगा एग्जाम्पल। मीनिंग या यूजेज भी लिख सकते हो। अब इसके नीचे जो भी मॉडल वर्ब हम पहले कर रहे हैं ना, फॉर एग्जाम्पल अभी हमने क्या देखा, माइट, तो माइट लिखना और 3-4 जगह छोड़ देना, क्योंकि एक ही वर्ड का, एक ही मॉडल वर्ब का मल्टीपल यूसेज हो सकता है। ठीक है, तो माइट लिख के पहला यूसेज हमने यहाँ लिख दिया पॉसिबिलिटी। आगे और भी आप देखोगे प्रोबेबिलिटी वगैरह, अलग अलग सिचुएशंस में माइट को हम यूज कर सकते हैं। तो पहला वर्ड आया, 3-4 लाइन छोड़ दिया, फिर दूसरा वर्ड लेना विल, इसके लिए भी 3-4 लाइन छोड़ देना। विल के लिए आ गया फ्यूचर पॉसिबिलिटी। ठीक है, एकदम स्पेसिफिक वे में नोट्स बनाना इसके, ताकि अभी आप बना रहे हो नोट्स इसके क्लैरिटी के साथ, आपको 10th 12th पूरे टाइम तक आपको मदद दे, वापस आपको अलग से मेहनत ना करनी पड़े। ठीक है, तो विल अपना क्या बनेगा? विल बनेगा अपना फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए यूसेज। नेक्स्ट वाले शब्द पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज कुड। कुड को भी हम मॉडल ऑफ पॉसिबिलिटी में यूज कर सकते हैं, लेकिन सिचुएशन क्या है, जब आप या तो कोई फ्यूचर पॉसिबिलिटी बता रहे हो या तो प्रेजेंट टाइम की पॉसिबिलिटी के बारे में बात कर रहे हो, कि ऐसा हो सकता है कि ये अभी ठीक से पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा है बिकॉज ही इज नॉट वेल अगेन। ठीक है ना, इसकी पढ़ाई क्यों नहीं हो रही पढ़ाई, तो हो सकता है दिस इज पॉसिबिलिटी कि ये फ़ोन में बहुत ज़्यादा पढ़ चुका है, या ये को करिकुलर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा ध्यान लगा रहा है, कोई भी कारण हो सकता है ना। तो इट कुड बी दैट शी इज़ मोर इन्वेस्टेड इनटू watching reels, that is why she is not studying enough. ठीक है, it could be that she is not studying because she is not interested in that topic or the concept. ठीक है, वो present possibility होगी, अभी पढ़ाई नहीं कर रही है, मे बी बिकॉज उसको ये टॉपिक ही पसंद नहीं है। एंड इसके साथ साथ जैसे विल को हम फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं, सिमिलरली कुड को भी आप फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे हमने लाइक ही कुड स्कोर वेल इफ वी मोटिवेट हिम इनफ, हमने इस चीज़ को विल के लिए भी यूज़ किया, कुड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लास्ट जो हमारा वर्ड है फॉर पॉसिबिलिटी, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग सा है। पता है कैसा है? मस्ट। मस्ट वाला शब्द कब यूज़ करते हैं? जब हम 99% श्योर है कि यही कारण है जिसकी वजह से ये इवेंट हुआ है, मतलब वी आर 99% श्योर कि दिस वॉज द रीज़न, दिस इज़ द पॉसिबिलिटी रीज़न वाई दिस हैपन, तब हम मस्ट यूज़ करते हैं। इसके लिए मैं हर बच्चे को, हर मेरे रॉक स्टार्स को ये एग्जाम्पल देती हूँ, आज मैं आपको भी देती हूँ। ठीक है, सपोज एक घर है, मेरे गंदे ड्राइंग के बारे में मत सोचना, ठीक है, पढ़ाई के कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो ज़्यादा। एक घर है,
अब इस घर में सिर्फ और सिर्फ एक गेट है, एग्जिट गेट। इसके अलावा ना कोई विंडो है, ना कोई ओपनिंग है, सिर्फ ये एक मेन डोर है जिससे लोग अंदर जा सकते हैं, बाहर आ सकते हैं। उसके अलावा कोई भी ओपनिंग इस घर में नहीं है। अब आपके घर में सिर्फ आप और आपके एक दोस्त है, ठीक है? आप और आपकी एक दोस्त है। वैलेंटाइंस वीक है ना? तो कुछ नहीं कर रहे हो, साथ बैठ के पढ़ाई कर रहे हो। तो आप और आपके दोस्त क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे हो। और तभी दोस्त ने कहा कि भाई मुझे भूख लगी है, कुछ खाना वाना मंगवा ले। तो कहते हो ठीक है, ऑर्डर कर दिया, पढ़ाई कंटिन्यू चल रही है। जैसे मैंने कहा घर में और कोई नहीं है, लेकिन घर में एक टेबल है यहाँ पर, जिस टेबल के ऊपर एक डायमंड रिंग की बॉक्स रखी हुई थी और उसके अंदर एक डायमंड रिंग था, बहुत बड़ा सा, लाइक अ ह्यूज डायमंड रिंग इस टेबल के ऊपर उस बॉक्स के अंदर थी, ठीक है? अब आप दोनों पढ़ाई करते करते सडनली डिलीवरी पर्सन का यहाँ से कॉल आया कि मैम सर आपका पिज्ज़ा ऑर्डर आ गया है, प्लीज़ ले ले। तो आप यहाँ पढ़ाई कर रहे थे, यहाँ से उठकर आए, गेट खोला, पिज्ज़ा लिया और अंदर जाके जैसे ही टेबल पर पिज्ज़ा का डब्बा रखा, आपने देखा ये वाला डब्बा गायब है। कहाँ गया ये डब्बा? डायमंड रिंग मेरी मम्मी का रिंग है, ये कहाँ गायब हो गया? भाई घर में तो कोई नहीं आया था, कोई चोर नहीं आया, गेट से मैंने ही दरवाजे से पिज्ज़ा लिया, अंदर आ गया, कुछ है ही नहीं ऑप्शन, मेरे घर में कोई पेट एनिमल भी नहीं है, तो रिंग गया तो गया कहाँ? फिर क्या आएगा आपके दिमाग में कि आई एम वेरी श्योर इट मस्ट बी माई फ्रेंड हु स्टोल द रिंग। उसको लालच आह लप, इट मस्ट बी माई फ्रेंड हु स्टोल द रिंग, है ना? तो आपको पॉसिबिलिटी बहुत हाई लगेगी इस चीज़ की कि मेरे दोस्त ने ही चुराई है, और कहाँ जाएगा, और कोई घर पे था ही नहीं। दैट इज व्हेन यू यूज द वर्ड मस्ट, व्हेन यू वेरी वेरी श्योर अबाउट समथिंग, ठीक है? तो इट इज यूज टू मेक अ डिडक्शन अबाउट समथिंग दैट हैज हैपेंड। आपको मतलब लग रहा है कि यही हुआ होगा। जैसे ही मस्ट बी हैविंग टेम्परामेंटल प्रॉब्लम्स, या ही मस्ट हैव या शी मस्ट हैव स्टोलन द रिंग, किसी ने चुराई है। दोस्तों पे देखो संभल के भरोसा करना, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट टाइप ऑफ मॉडल वर्ब। नेक्स्ट टाइप क्या है? नेक्स्ट टाइप ऑफ अबिलिटी, मॉडल ऑफ अबिलिटी। अब अबिलिटी का मतलब तो हमको पता ही है ना। अबिलिटी का मतलब होता है कोई चीज करने का क्षमता होना, यू आर एबल टू डू समथिंग। अब हो सकता है वो पास्ट की एबिलिटी है, या अभी प्रेजेंट एबिलिटी है कि कर सकते हैं, या फ्यूचर एबिलिटी बन सकती है कि आप शायद ये कर पाओगे, ठीक है? तो किस सिचुएशन में कौन सा मॉडल वर्ब यूज होता है वो देखते हैं। सबसे पहला कैन। कैन को आप यूज करोगे व्हेन यू आर शोइंग एबिलिटी टू डू समथिंग इन द प्रेजेंट और फ्यूचर। जैसे आई कैन स्विम, मुझे मेरी एबिलिटी है वो कि मैं स्विमिंग कर सकती हूँ, ठीक है? तो मेरी प्रेजेंट एबिलिटी है कि मैं स्विमिंग कर सकती हूँ, प्रॉब्लम नहीं है मुझे स्विमिंग करने में। या फ्यूचर एबिलिटी अगर दिखाना है तो आई कैन से कि एक बारी अगर मैंने गिटार क्लासेस ले ली तो देन आई कैन प्ले गिटार वेरी वेल प्रोवाइडेड आई एम बीइंग गिवन अ ट्रेनिंग फॉर 2 months और सो, ठीक है? तो फ्यूचर पॉसिबिलिटी होगी, एक बार मुझे ट्रेनिंग मिल गई, मैं फ्यूचर में टंग टडंग टंग टडंग गिटार मस्ती से बजा लूँगी, ठीक है? नेक्स्ट क्या है? कुड। कुड को आप तभी यूज़ करोगे जब आप कोई पास्ट के एबिलिटी के बारे में बात कर रहे हो। कुड को आप तभी यूज़ करोगे जब आप कोई पास्ट के एबिलिटी के बारे में बात करो कि आपको पहले ये आता था अभी नहीं आता। लाइक आई कुड क्लाइंब ट्रीज व्हेन आई वाज यंग, बट मुझे वो अभी नहीं आती। पहले मैं पेड़ पे चढ़ जाती थी मस्त बचपन में, बट अभी मैं वो स्किल भूल गई हूँ कैसे चढ़ते थे, तो अब मुझे नहीं आता पेड़ पे चढ़ना, ठीक है? तो मेरी पास्ट एबिलिटी हो गई। एक और क्या है? बी एबल टू। बी एबल टू का यूसेज बहुत स्पेसिफिक है। कुछ कुछ जगह होती है जहाँ आपको एबिलिटी दिखानी है प्रेजेंट या फ्यूचर की, लेकिन उन जगहों में आप कैन नहीं यूज़ कर सकते हो, तो तब कैन का रिप्लेसमेंट बन के बी एबल टू आ जाता है। जैसे कि प्रोबेबली यू आर नॉट एबल टू काउंटर द स्विंग। अभी यहाँ पे हम ऐसा तो नहीं लिख सकते ना कि प्रोबेबली यू आर नॉट कैन एबल काउंटर द स्विंग, ऐसा तो होता नहीं है। नॉट कैन क्या होता है? तो जहाँ जहाँ आप कैन नहीं यूज़ कर सकते इन केसेस ऑफ एबिलिटी, वहाँ पे आ जाता है बी एबल टू। इसका रिप्लेसमेंट है ये, जहाँ जहाँ ये नहीं हो सकता वहाँ वहाँ बी एबल टू आ जाएगा,
ठीक है, क्लियर, इजी पीजी सॉर्टेड। नेक्स्ट वाला देखते हैं, चलो। नेक्स्ट मॉडल वर्ब है अपना मॉडल ऑफ एडवाइस। अपना मॉडल ऑफ एडवाइस। एडवाइस क्या होता है? किसी को आप कुछ करने का या ना करने का एडवाइस दे रहे हो, बेसिकली ये करो तुम्हारे लिए अच्छा, ये ना मत करना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है ना। उसके लिए क्या क्या वर्ड्स होंगी? शुड, ऑट टू, हैड बेटर। ठीक है, शुड, ऑट टू, हैड बेटर, तीनों को यूज करके ही हम एडवाइस देते हैं। अब जैसे कि कैन को यूज करते हैं हम एडवाइस देने के लिए, प्रेजेंट या एडवाइस बोल रही हूँ, कैन को यूज करते हैं हम इन ऑर्डर टू शो एबिलिटी ऑफ प्रेजेंट या फ्यूचर। कैन का रिप्लेसमेंट बी एबल टू बन जाता है जहां जहां कैन नहीं लग सकता। वैसे ही शुड को हम यूज कर सकते हैं जनरल एडवाइस देने में। यू शुड टेक केयर बिकॉज यू आर नॉट कीपिंग वेल, है ना। तो अगर मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ यू शुड टेक केयर बिकॉज यू आर नॉट वेल, कुछ कुछ जगह होती है जहाँ शुड नहीं लगा सकते, तो शुड के जगह तब हैड बेटर लगा देना। यू हैड बेटर रेस्ट एल्स यू विल फॉल इवन मोर सिक। यहाँ पे यू डैश रेस्ट, यू हैड बेटर रेस्ट एल्स यू विल फॉल सिक। तो शुड या हैड बेटर को मोस्टली शुड यूज करेंगे, जहाँ जहाँ शुड नहीं लगा सकते हैड बेटर लगा देना। ऑट टू एक ऐसा एडवाइस का वर्ड है जिसमें आप थोड़ा फोर्सिबली एडवाइस कर रहे हो कि यू ऑट टू ड्रिंक इनफ वाटर टू स्टे हाइड्रेटेड। तुमको ज़्यादा पानी पीना है, दिस इज एन एडवाइस विच आई एम टेलिंग यू फोर्सफुली कि ये करो। यू ऑट टू मेक प्रॉपर नोट्स, नहीं तो तुम एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो ये मेरा फोर्सिबल एक एडवाइस है कि करो, नोट्स बनाओ अच्छे से। ठीक है, शुड नॉर्मल एडवाइस, ऑट टू थोड़ा फोर्सिबल, थोड़ा प्रेशराइजिंग एडवाइस, हैड बेटर को जहाँ शुड ना लगा पाओ वहाँ लगा देना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है? मॉडल ऑफ परमिशन। मॉडल्स ऑफ परमिशन, आप किसी चीज़ के लिए परमिशन लोगे उसके कुछ वेज होते हैं ना। जैसे कि एक हो गया इनफॉर्मल मैनर, कैन आई टेक योर पेन, एकदम इनफॉर्मली आप किसी से बात करो, पेन दो ना मुझे चाहिए, तुम्हारा पेन ले लूँ मैं। एक होता है सेमी फॉर्मली, कुड आई, ठीक है। एक होता है कंप्लीट फॉर्मल, मे आई, ठीक है। देख लो, कैन हो गया सबसे पहला वर्ड, टू आस्क फॉर और गिव परमिशन इन अ वेरी इनफॉर्मल वे। ये बन जाता है एकदम इनफॉर्मल तरीका। या तो आप परमिशन मांग सकते हो या परमिशन दे रहे हो, ठीक है। कि कैन आई गो टू द वॉशरूम, यस यू मे, सॉरी मे बोल दिया मैंने, यस यू कैन। ये दोनों चीज़ें इनफॉर्मल हो गया। कैन आई यूज योर पेन, यस यू कैन, एकदम इनफॉर्मल हो गया। अब आओ कुड में। कुड को आप यूज करोगे फॉर आस्किंग फॉर परमिशन, सिर्फ पूछने के लिए ही यूज कर सकते हो। एंड दिस इज सेमी फॉर्मल आप कह सकते हो, ठीक है। एकदम फॉर्मल भी नहीं है लेकिन कैन जैसा एकदम इनफॉर्मल भी नहीं है, सेमी फॉर्मल बोल सकते हो कुड, ठीक है। कुड आई बोरो योर पेन, थोड़ा ज्यादा फॉर्मल है बट कंप्लीटली फॉर्मल है। कुड आई बोरो योर पेन, कुड आई यूज द वॉशरूम प्लीज, ठीक है। अब लास्ट आता है मे, विच इज कंप्लीटली फॉर्मल। एंड मे को यूज करके आप परमिशन मांग सकते हो, दे सकते हो या रिफ्यूज भी कर सकते हो, डिनाई भी कर सकते हो, ठीक है। क्या हो गया? मे आई गो टू द वॉशरूम, मे आई आस्क अ क्वेश्चन रिगार्डिंग द टॉपिक, येस यू मे, नो यू मे नॉट, लेट मी फिनिश माई लेक्चर, फिर पूछना जो भी डाउट है, ठीक है। तो दिस इज कंप्लीटली फॉर्मल। एक हो गया इनफॉर्मल, एक हो गया सेमी फॉर्मल, एक हो गया फॉर्मल, ठीक है। इसमें सिर्फ आप मांग सकते हो और दे सकते हो, इसमें सिर्फ परमिशन मांग सकते हो, इसमें परमिशन मांग सकते हो, दे सकते हो, मना भी कर सकते हो, ठीक है। सॉर्टेड। नेक्स्ट आ गया मॉडल्स ऑफ ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मतलब क्या है? कोई ऐसी चीज जो आपको माननी ही पड़ेगी, करनी ही पड़ेगी। यू डोंट हैव एन ऑप्शन। लाइक फॉर एग्जाम्पल यू आर ऑब्लिगेटेड टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, है ना। आपको अपने पेरेंट्स की इज्जत करनी ही चाहिए। आपको दिन में मिनिमम 2 लीटर पानी पीना ही चाहिए। तो थिंग्स दैट यू आर ऑब्लिगेटेड टू डू, यू शुड रिस्पेक्ट योर टीचर्स, योर एल्डर्स, योर पेरेंट्स, है ना। ये ऑब्लिगेशन है आपका। तो उस सिचुएशन में 2 शब्द आती है, एक हो गया शुड, एक हो गया ऑट टू। अगेन शुड थोड़ा काम है, थोड़ा पोलाइट है, ऑट टू इज नॉट दैट पोलाइट। जैसे यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर टीचर्स, ठीक है। इसमें एक थोड़ा ज़्यादा फोर्सफुल हो गया, ये थोड़ा काम वर्जन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वाले पे आते हैं।
मॉडल्स ऑफ प्रिडिक्शन। चलो, कभी किसी चीज को प्रिडिक्ट कर रहे हो आप, भविष्यवाणी करने लगे हो हॉरोस्कोप के लिए, मम्मी तो नहीं, क्या बोलते हैं उनको, माता एंड बाबा रहते हैं ना, प्रिडिक्ट करते हैं हॉरोस्कोप कि हाँ बच्चा बताओ क्या समस्या है तुम्हारी, मैं तुम्हारा समस्या दूर कर दूँ। तो मॉडल ऑफ प्रिडिक्शन, कुछ होने वाला है आगे चल के, उसके लिए जब आप प्रिडिक्ट करते हो तो कौन सा मॉडल वर्ब यूज़ किया जाता है? दो कैटेगरी है इसमें। सबसे पहला, अगर कुछ ऐसा प्रिडिक्ट कर रहे हो जिसके बारे में आप उतने श्योर नहीं हो, यू आर लेस सर्टेन अबाउट इट, कि शायद 20-30% चांस है कि ऐसा हो जाए, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आज सूरज नहीं है आसमान में, तो ये लाइक इट माइट रेन या इट मे रेन टुडे, क्योंकि सूरज नहीं उगी है, बहुत सन्नाटा लग रहा है आसमान में, तो इट माइट रेन, बट यू आर नॉट वेरी श्योर एट ऑल। सूरज नहीं है मतलब बारिश होगी, नेसेसरी थोड़ी है। Whereas will तब आप यूज करते हो टू प्रिडिक्ट when you are very या quite certain। आपने देखा आसमान में घने काले बादल, यू आर वेरी श्योर कि हम अगर अभी निकले तो बारिश में फंसने वाले हैं, तो इट विल रेन टुडे, द क्लाउड्स इंडिकेट सो, इट विल रेन टुडे, ठीक है। लेस सर्टेन, वेरी सर्टेन, बन गया प्रिडिक्शन का, लवली। आगे बढ़ो, मॉडल्स ऑफ प्रोहिबिशन। मॉडल्स ऑफ प्रोहिबिशन में क्या होता है, जब आप किसी चीज़ को करने के लिए आपको मना किया जाता है, नहीं यू आर नॉट अलाउड टू डू दिस, उस टाइम पे मॉडल ऑफ प्रोहिबिशन यूज़ किया जाता है, ठीक है। सबसे पहला आ गया मस्ट नॉट, फिर आता है कैन नॉट। दोनों को ही यूज़ करके आप लाइक यू मस्ट नॉट एंटर दैट रूम, यू कैन नॉट एंटर दैट रूम, दोनों को यूज़ करके आप प्रोहिबिट करते हो लोगों की, नहीं आप नहीं जा सकते, आप ये नहीं कर सकते, ठीक है, प्रोहिबिशन। चलो नेक्स्ट वाले पे आते हैं, मॉडल्स ऑफ ऑफर। ऑफर क्या होता है? ऑफर का मतलब सम सॉर्ट ऑफ, क्या बोलते हैं उसको, हेल्प करना हो या किसी चीज़ के लिए ऑफर करना हो कि भाई आपको ये करना है, आपको इधर चलना है, ठीक है। इसके लिए दो शब्द आते हैं, एक हो गया वुड और दूसरा हो गया अपना कैन, ठीक है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। कैन को तब आप यूज़ कर सकते हो व्हेन यू आर सिंपली ऑफरिंग टू डू समथिंग, कैन आई हेल्प यू विथ योर बैग, कैन आई ड्रॉप यू टिल द डेस्टिनेशन, मतलब आप सिंपली कर रहे हो, आप जस्ट ऑफर कर रहे हो कि आपको ये कर दूँ, मैं ये कर दूँ, ये हेल्प कर दूँ, मैं आपको होमवर्क कर दूँ, सिंपल आप एक ऑफर बना रहे हो। यू आर नॉट आस्किंग फॉर देयर परमिशन कि आपको चाय पे चलनी है, अगर हाँ तो फिर ठीक है एक डिसीजन, अगर ना तो अलग डिसीजन, दैट इज सेपरेट। कैन का मतलब होता है, कैन आप मॉडल्स ऑफ ऑफर में तब यूज़ करते हो जब आप सिंपली एक ऑफर बना रहे हो विद इंटेंशन ऑफ हेल्पिंग। कैन आई हेल्प यू विद अ बैग, बहुत भारी लग रही है, लेट मी हेल्प यू विद इट, बैग ले लिया। Whereas जब आप वुड पे आते हो, it is used to make offer by asking what someone would like. Would you like tea or coffee? Would you want to go for lunch with me? उनका हाँ या ना आने का पॉसिबिलिटी है, या उनके ओपिनियन या पॉइंट ऑफ व्यू जानने का यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। वो कह सकते कि मुझे चाय चाहिए, नहीं मुझे कॉफ़ी चाहिए, या हाँ मैं चाहूँ मतलब चलूँ तुम्हारे साथ, या मैं नहीं चलूँ तुम्हारे साथ। देयर इज़ एन ऑप्शन ऑफ येस नो या ओपिनियंस इन वुड। कैन में सीधा अरे बैग बहुत भारी है, हेल्प कर दूँ, लाओ हेल्प कर दूँ, लेके चल दिया, ठीक है। डिफरेंस समझा? लवली। चलो ये जो मैं बता रही थी कि कैसे बनाने हैं ये नोट्स, मॉडल वर्ब्स के नोट्स आपको कैसे बनाने, ये चीज़ पता है सिर्फ आपके लिए नहीं, क्लास 9th एंड 10th ग्रेडर्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि मॉडल्स के लिए सैम्पल नोट्स कैसे बनाई जाए। तो दिस इज़ द प्रॉपर सोल्यूशन फॉर इट। आप पहले मॉडल वर्ब जो भी है उसके लिए एक सेगमेंट बनाओ, फिर जो उसके यूसेजेस है उसका एक अलग सेगमेंट बनाओ। अब मैं हमेशा कहती हूँ एक वर्ड के मल्टीपल यूजेज हो सकते हैं, जैसे कि कैन की एबिलिटी हो गई, पॉसिबिलिटी हो गई, परमिशन हो गई, तीनों को अलग अलग लाइंस पे लिखो ताकि इन तीनों के एग्जाम्पल सेंटेंसेस भी आप एक और कॉलम बना के लिख पाओ। अदरवाइज अगर आपको समझ आ गई, याद है, तो दिस इज वन कॉम्पैक्ट वे ऑफ मेकिंग अ सोल्यूशन या अ सैम्पल नोट फॉर मॉडल वर्ब्स, ठीक है। तो चलो आएंगे अब हम हमारे अगले टॉपिक पे, बट उससे पहले काफ़ी सारी होमवर्क्स अगेन इस टॉपिक के लिए भी है,
आपके हेल्प के लिए, तो मेक श्योर नोट्स को यूज़ करके इन क्वेश्चन आंसर्स को भी सॉल्व ज़रूर कर लेना, ठीक है। चलो लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है ना, ये होगा हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। बहुत आसान सा टॉपिक है, लेकिन कुछ चीज़ों पे आपको ध्यान रखनी ज़रूरी है। वो क्या क्या है? सबसे पहला, नंबर 1, आपको कुछ रूल्स याद रखने हैं। नंबर 2, थोड़े कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है, इनको समझ लो तो बस गेम खत्म। बहुत आसान तरीके से आप फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स को भी समझ पाओगे। तो चलो विदाउट फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं विद द बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि बेसिकली वॉइसेस होता क्या है, ठीक है। अब देखो, वॉइसेस का सिंपल मतलब है कि इट इज अ मोड ऑफ एक्सप्रेसिंग अ थॉट, एन आइडिया और सिंपली अ सेंटेंस। कोई भी स्टेटमेंट आप जब बता रहे हो उसको लिखने के 2 तरीके बन सकते हैं, एंड दोज 2 टेक्निक्स आर बेस्ड ऑन सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये जो टेक्निक्स है ना, ये सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करता है। जैसे कि सेंटेंस कंस्ट्रक्शन से मतलब क्या बनता है मैम? जनरल सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन होता क्या है मैम, पहले वो बता दो, फिर बाकी समझ जाएंगे। तो देखो, जनरल जो सेंटेंस, एक नॉर्मल सेंटेंस का जो कंस्ट्रक्शन होता है ना, इट स्टार्ट्स विद अ सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब आता है, फिर एक ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। दिस इज, ये चश्मे जैसा नहीं लग रहा, दिस इज अ सिंपल सेंटेंस कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले एक सब्जेक्ट आता है, फिर उसका वर्ब आता है, फिर उसका ऑब्जेक्ट आता है। मतलब एक कोई सब्जेक्ट है या नाउन है या कुछ तो है जो कोई एक्शन कर रहा है, जो बन जाता है अपना वर्ब, एंड वो एक्शन कैसे कर रहा है या क्या कर रहा है, जो आगे का पार्ट है, दैट बिकम्स आवर ऑब्जेक्ट, ठीक है। टॉम इज चेजिंग जेरी, अगर हम ऐसा कर दें कि टॉम इज चेजिंग जेरी, तो सिंपल है, यहाँ पे टॉम बन गया अपना सब्जेक्ट, इज चेजिंग बन गया अपना वर्ब, किसको चेस कर रहा है? जेरी को, तो ये बन गया अपना ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यही सेम कंस्ट्रक्शन हम एक्टिव वॉइस में यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन पैसिव वॉइस में प्लेसेस इंटरचेंज हो जाती है। क्या होता है क्या नहीं होता है, आराम से समझेंगे, कोई जल्दी नहीं है, आराम से समझेंगे, ठीक है। देखो एक एक करके समझो। एक्टिव पैसिव वॉइस में क्या होता है, जो डूअर ऑफ द एक्शन है, ठीक है, ये हमारा एक्टिव वॉइस है, ये हमारा पैसिव वॉइस है। सेंटेंस कंस्ट्रक्शन क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। तो जो हमारा सब्जेक्ट होता है, द सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एक्शन। जो सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एक्शन, ये सब्जेक्ट ही काम कर रहा है। मतलब टॉम जेरी को चेस कर रहा है ना, सो टॉम इज द डूअर ऑफ एक्शन, वो हमारा सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में। एंड जेरी जो है वो इस एक्शन को रिसीव कर रहा है, उसको भगाया जा रहा है क्योंकि टॉम उसको चेस कर रहा है, सो जेरी इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन, है ना। 10 यहाँ पे बन जाता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन जैसे ही हम इस चीज को चेंज करते हैं, पैसिव वॉइस में लाते हैं, तब क्या होता है, यहाँ जो ऑब्जेक्ट था अपना वो सब्जेक्ट बन जाता है, और जो हमारा सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। ऐसे क्रिस क्रॉस हो जाता है, ठीक है, क्रिस क्रॉस हो जाता है। इन पैसिव वॉइस द सब्जेक्ट बिकम्स द रिसीवर ऑफ द एक्शन, एंड इन पैसिव वॉइस द ऑब्जेक्ट बिकम्स द डूअर ऑफ एक्शन। इसको अगर मैं आसान शब्दों में आपको बताऊं, यहाँ पे लिख देते हैं एक्टिव, यहाँ पे लिख देते हैं पैसिव, यहाँ पे कलर चेंज, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अगर हमारा सेंटेंस है जेरी, सॉरी टॉम है, टॉम चेस कर रहा है ना, टॉम is chasing जेरी, ठीक है, ये हमारा एक्टिव वॉइस है। नॉर्मल सेंटेंस कंस्ट्रक्शन की तरह कि सब्जेक्ट हो गया टॉम, इज चेजिंग हो गया हमारा वर्ब, एंड ऑब्जेक्ट हो गया अपना जेरी। अब एक चीज को समझना है अपने को, जो भी हमारा सब्जेक्ट होता है, जो भी हमारा सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एक्शन। मतलब सब्जेक्ट ही एक्शन करता है, यहाँ पे टॉम मेन एक्शन कर रहा है, उसको भगाने का, उसको चेस करने का, ठीक है। एंड जो ऑब्जेक्ट होता है दैट इज द रिसीवर ऑफ एक्शन,
मतलब जेरी भाग रहा है बिकॉज उसको भगाया जा रहा है ना। सो जेरी इज रिसीविंग द एक्शन ऑफ मुझे भगाया जा रहा है, मैं भागू भागू भागू। दस याद रखना एक्टिव सेंटेंस का जो है, टॉम इज द डूअर ऑफ एक्शन, जेरी इज द रिसीवर ऑफ एक्शन। लेकिन जैसे ही हम इस एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, सेंटेंस कैसे बनेगा, ऑब्जेक्ट जो है जेरी, रिसीवर ऑफ एक्शन, ये पहले आ जाएगा जेरी, फिर यहाँ पे वर्ब चेंज होगा, टेंस के हिसाब से वर्ब चेंज होगा। कैसा टेंस चेंज होगा उसका टेबल पूरा दिया हुआ है, मैं दिखाऊंगी। टेंस चेंज होगा वो मैं फिल करती हूँ। एंड जो सब्जेक्ट था हमारा डूअर ऑफ एक्शन, वो बन जाएगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा इज बीइंग चेस्ड बाय टॉम। ठीक है, वो कैसे क्या फिल हो रहा है वो मैं आगे दिखाऊंगी आपको। टेंस चेंज टेबल है क्या नहीं वो दिखाऊंगी रूल। बट इतना याद रखना कि एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है, एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। तो ऐसे क्रिस क्रॉस बन जाता है। ठीक है, इस चीज़ को शांत दिमाग से याद रखना, समझ लेना। ठीक है, चलो अभी देखो आसान स्लो मोशन में हम अच्छे से समझेंगे। एक्टिव वॉइस क्या होता है, द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन एक्सप्रेस बाय द वर्ब। ठीक है, जो सब्जेक्ट है वो एक्शन करता है और क्या एक्शन कर रहा है वो वर्ब दिखाता है हमें। सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस हैव अ स्ट्रॉन्ग डायरेक्ट एंड क्लियर टोन। ये समझ पा रहे हो, जेरी इज बीइंग चेस्ड, ये बहुत इनडायरेक्ट सा टोन है, लेकिन टॉम इज चेजिंग जेरी डायरेक्ट टोन है। तो हमें सेंटेंस रीड करके भी समझ आ जाता है कि कौन सा एक्टिव वॉइस में है, कौन सा पैसिव वॉइस में है, क्योंकि एक्टिव वॉइस में बहुत डायरेक्ट टोन होता है और क्लियरली समझ आता है कि अच्छा सीधा सीधा बोल रहे हैं, सीधी बात, नो बकवास, इन एक्टिव टोन, एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस में से जलेबी की तरह घुमा घुमा के बातें की जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो मंकीज अडोर बनाना, सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म करे, सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एक्शन एंड बनाना इज द रिसीवर ऑफ एक्शन। ठीक है, सब्जेक्ट को क्या पसंद है, मंकीज को या बंदरों को केला खाना बहुत पसंद है ना। तो मंकी इज द डूअर ऑफ एक्शन, जिसको पसंद है केला, एंड पसंद इज द वर्ब, और क्या पसंद है, केला, ऑब्जेक्ट। इसी को अगर घुमा दो तो पैसिव वॉइस में घुमा फिरा के एकदम पेचीदा तरीके से लिखेंगे, बनाना आर अडोर्ड बाय मंकीज, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अब देखो बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्टिव वॉइस, जैसे हमने कहा सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे द डॉग चेस्ड द स्क्विरल। ठीक है, द डॉग चेस्ड द स्क्विरल, सीधा सीधा लाइन है, सीधी बात। लेकिन अभी अगर आप पैसिव वॉइस में आके देखते हो क्या होता है, इन पैसिव वॉइस द सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन एक्सप्रेस बाय वर्ब। मतलब वो क्रिस क्रॉस हो गया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया, क्रिस क्रॉस हो गया। The sentences in passive voice have an unclear and indirect tone. पढ़ के ही समझ आता है, bananas are adored by monkeys। ठीक है, monkeys adore banana, simple straight to the point। Active voice simple straight to the point। पैसिव वॉइस में क्या हो जाता है, बनानास आर अडोर्ड बाय मंकीज। सो जो डूअर ऑफ एक्शन था वो हमारा ऑब्जेक्ट बन गया, जो रिसीवर ऑफ एक्शन था वो हमारा सब्जेक्ट बन गया, क्रिस क्रॉस हो गया। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होता है ये याद रखना, भूलना नहीं है। सब्जेक्ट प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के पहले बाय लगना जरूरी है, क्यों, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट मेन एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट था, है ना, तो वही डूअर ऑफ एक्शन है, तो किसने किया गया बाय दिस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो बाय वर्ड बहुत जरूरी है, और उसके अलावा बी प्लस पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, मतलब पास्ट के तरफ जनरली आते रहता है। The squirrel was chased by the dog। ठीक है, किसने स्क्विरल को किसने भगाया था, डॉग ने, by the dog। ठीक है, चलो अब एक सवाल छोटा सा है, जनरली क्लैरिटी के लिए दिया जाता है कि पैसिव वॉइस लोग यूज क्यों करते हैं। आप बोलोगे मैम एक्टिव वॉइस में सब सीधा स्ट्रेट बात हो जाता है, पैसिव वॉइस फिर लोग यूज क्यों ही करते हैं, क्योंकि इसको यूज करके, पैसिव वॉइस को यूज करके आप एम्फसिस शिफ्ट कर सकते हो। मतलब अगर
सब्जेक्ट या डूअर ऑफ द एक्शन इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, लेकिन रिसीवर ऑफ द एक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट, तो उस रिसीवर पे फोकस करने के लिए पैसिव वॉइस पे डाल देते हैं। ठीक है, ये देखो, द ब्लेज किल 55 पीपल। ठीक है, तो यहाँ पे फायर को हम पहले रखे हैं, द ब्लेज या द फायर किल 55 पीपल, लेकिन इंसान या रिपोर्टर्स जो है उनके लिए 55 पीपल डाइड इन द फायर, ये 55 पीपल नंबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको ज़्यादा फोकस देना है, तो ये लोग पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं, 55 पीपल वर किल्ड बाय द ब्लेज। अगर आपको एम्फेसिस शिफ्ट करना है कि मेरे लिए डूअर ऑफ एक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, रिसीवर ऑफ एक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए पैसिव वॉइस में आ जाना पड़ता है। ठीक है, अब कन्वर्जन के रूल्स को समझेंगे कि एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव में क्या क्या डिफरेंसेस बनती है, क्या क्या चेंजेस बनती है। ये चीज़ ऑलरेडी आप समझ चुके हो, फिर से समझो। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वर्ब इज मेड द सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वर्ब। ठीक है, जैसे मैंने कहा क्रिस क्रॉस, जैसे कैट ये एक्टिव है, ये पैसिव है। ठीक है, कैट्स ईट फिश, ये चेंज हो जाएगा, फिश इज ईटन बाय कैट्स। ठीक है, ये क्रिस क्रॉस मेथड आपको समझ आ चुका है ऑलरेडी। अब आएंगे प्रोनाउन चेंजेस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी से जो चेंजेस या रूल्स दिखेंगे दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्रोनाउन चेंजेस व्हेन यू कन्वर्ट अ सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। अब एक्टिव से पैसिव में जब जा रहे हो, जो भी प्रोनाउंस रहते हैं एक्टिव में वो पैसिव में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये टेबल याद रखना कि कहीं पे अगर आई है वो मी बन जाएगा, यू है तो यू ही रहेगा, यू जनरली चेंज नहीं होता। ही का हिम, शी का हर, इट का इट, वी का अस, यू स्टेज सेम, दे का देम। ठीक है, ये कन्वर्जन का प्रोनाउन का लिस्ट प्लीज याद रखना कि अगर ये एक्टिव में है तो ये पैसिव में ये बन जाते हैं। ठीक है, देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम हिट या आई वॉज हिट बाय द ट्रक। ठीक है, द ट्रक had hit sorry I was hit, नहीं easy sentence देती हूँ, चलो easy sentence देती हूँ। he is cuddling the dog, ये easy sentence है, आपके लिए समझने में भी और easy होगा। तो he is cuddling the dog। ठीक है, ये हमारा doer of action है, ये receiver of action है। इसको, इस प्रोनाउन को जब हम चेंज करेंगे, कैसे चेंज होगा, द डॉग वॉज बीइंग cuddled बाय हिम। ठीक है, ही का हिम बन जाएगा बिकॉज वो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बन जा रहा है। ये चीज आपको याद रखनी जरूरी है। ठीक है, चलो अब आते हैं इन द चेंज ऑफ टेंस एंड एक्टिव पैसिव वॉइस। टेंसेस का यूज कैसे होता है, यहाँ पे किस टेंस में कैसा चेंज आएगा वो समझना जरूरी है। तो सिंपल प्रेजेंट से शुरू करके आगे तक हम सारे टेंसेस का चेंज देखेंगे इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल। देखो, जो अपना वर्ब रहता है ना, उसका टेंस चेंज होते रहता है। जैसे आप अभी तक सेंटेंसेस में भी देख रहे थे, तो कैसे होता है, अगर आपके एक्टिव वॉइस में सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, अगर आपका एक्टिव वॉइस सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सो द वर्ब का फॉर्म क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, मतलब दे स्पीक इंग्लिश, हियर ही स्पीक्स इंग्लिश, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्टिव वॉइस है, तो वर्ब इज इन द फर्स्ट फॉर्म। इसको जब आप पैसिव वॉइस में ढकेलोगे, पैसिव वॉइस में चेंज करोगे, तब इज एम आर टाइप का कुछ आएगा प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे कि दे स्पीक इंग्लिश हियर, इंग्लिश इज स्पोकन हियर, दे स्पीक का बन जाएगा इज एम आर कुछ आएगा और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब तो स्पोकन, इंग्लिश इज स्पोकन हियर। ही स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश इज स्पोकन बाय हिम, ही का हिम बन गया। ठीक है, सिमिलरली अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एक्टिव वॉइस है, तो एक्टिव वॉइस में इज एम आर प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसे हमने टेंसेस में पढ़ा है ऑलरेडी, है ना। तो शी इज राइटिंग अ लेटर, आई एम लर्निंग माई लेसन। इसको जब आप पैसिव में कन्वर्ट करोगे, इज एम आर तो रहेगा ही, उसके साथ बीइंग आएगा प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे अ लेटर, शी इज राइटिंग अ लेटर, ये इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, शी का हर बन जाएगा, इतना तो पता है। तो अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर, इज बीइंग पास्ट पार्टिसिपल ऑफ राइट इज रिटन बाय हर।
सिमिलरली आई एम लर्निंग माई लेसन, तो लेसन इधर आ जाएगा, आई इधर आ जाएगा, अब आई प्रोनाउन चेंज हो जाएगा मी, तो माई लेसन्स आर बीइंग लर्नड बाय मी। सॉर्टेड, इजी है। नेक्स्ट आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर एक्टिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो हैज या हैव तो रहता है। ये पार्ट आपको पता है क्योंकि आपने टेंसेस का टॉपिक अभी कंप्लीट किया था ना, कुछ 1-2 लेक्चर पहले। तो पास्ट, अगर प्रेजेंट परफेक्ट में है एक्टिव वॉइस तो हैज या हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब नॉर्मल सेंटेंस में होता है कि आई हैव रिटन अ नॉवेल, शी हैज फिनिश्ड द जॉब। लेकिन इसको जब आप पैसिव वॉइस में डालोगे तो इज एम लाइक हैज और हैव तो आएगा ही, उसके प्लस बीन आ जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। तो अ नॉवेल हैज बीन रिटन बाय मी, द जॉब हैज बीन फिनिश्ड बाय हर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन रहा है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन रहा है, प्रोनाउन चेंजेस हो रहे हैं, प्लस टेंस चेंज हो रहा है। ठीक है, ये टेबल रहना बहुत जरूरी है। सिंपल पास्ट में अगर एक्टिव वॉइस है तो क्या हो गया, पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब नॉर्मल, कि आई रोट अ लेटर, राम ब्रोक अ ग्लास, नॉर्मल पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब रहेगा। इसको पैसिव में करोगे तो वॉज या वर आएगा, क्योंकि पास्ट है तो वॉज या वर आएगा, उसके साथ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। अ लेटर वॉज रिटन बाय मी, अ ग्लास वॉज ब्रोकन बाय राम। बहुत सिंपल है, रूल्स बहुत सिंपल है। मैं अगर लिख भी दूँ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट बन जाता है एक्टिव वॉइस का, पैसिव का होता है ये ऑब्जेक्ट बन जाता है यहाँ पे सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट बन जाता है ऑब्जेक्ट एंड वर्ब, और ये जो वर्ब है टेंस का चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द टेबल, एंड यहाँ पे प्रोनाउन चेंज होता है। दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। पास्ट कंटिन्यूअस में अगर एक्टिव वॉइस है, पास्ट कंटिन्यूअस में एक्टिव वॉइस है तो वॉज या वर प्लस आईएनजी होगा वर्ब का फॉर्म। इसको जब आप चेंज करोगे तो वॉज या वर रहेगा ही, उसके साथ वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आ जाएगा। तो माय लेसन्स वर बीइंग लर्नड। ठीक है, क्या, शी वाज राइटिंग अ रिपोर्ट, अच्छा अ रिपोर्ट वाज बीइंग रिटन बाय हर। एक चीज होगा, वॉज वर के साथ बीइंग आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, बीइंग वाला वर्ड भी ऐड हो रहा है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस तो हमें पता है हैड प्लस पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब रहता है हमारे नॉर्मल एक्टिव सेंटेंस में। ठीक है, तो आई हैड फिनिश्ड द प्रोजेक्ट, शी हैड लर्नड हर लेसन्स। इसको जब भी हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, हैड रहेगा, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब भी रहेगा, लेकिन बीन आ जाता है बीच में, है ना। तो प्रोजेक्ट हैड बीन फिनिश्ड, हर लेसन्स हैड बीन लर्नड बाय हर। बहुत आसान है गाइस, जस्ट आप इन लोगों को ना हाइप अप करके रखो, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है करके। अगर सिंपल फ्यूचर टेंस में है हमारा एक्टिव वॉइस तो क्या रहता है, विल या शैल रहता है, प्लस नॉर्मल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो जाता है। आई विल फिनिश द जॉब, शी विल सॉल्व द प्रॉब्लम। इसको अगर अपन पैसिव वॉइस में शिफ्ट कर रहे हैं, विल या शैल तो रहेगा ही क्योंकि फ्यूचर टेंस है, उसके साथ क्या हो जाएगा, वर्ब बन जाएगा पास्ट पार्टिसिपल में। तो द जॉब विल बी फिनिश्ड, अच्छा बी ऐड हो रहा है यहाँ पे, प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड, होने वाला है आगे। ठीक है, तो बी ऐड हो जाता है। चलो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस अगर रहता है तो उसमें हमें पता है विल या शैल प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब रहेगा एक्टिव में। ठीक है, आई विल हैव फिनिश्ड, शी विल हैव सॉल्व्ड। इसको जैसे हम पैसिव वॉइस में शिफ्ट करते हैं, विल या शैल तो होगा ही, प्लस हैव रहेगा, प्लस हैव के बाद बीन आ जाएगा एंड देन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, कि द जॉब विल हैव बीन फिनिश्ड, प्रॉब्लम विल हैव बीन सॉल्व्ड। ठीक है, मुंह जबानी बन जाती है, टेबल से याद हो जाए तो मुंह जबानी याद रह जाती है, जेन्युइनली इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, तो एक्टिव पैसिव वॉइस के यही रूल्स थे, यही ट्रिक्स थे जिसको आपको याद रखनी है, नोट्स बनानी है बहुत अच्छे से, क्योंकि अगर आप ये समझ गए, इसके साथ साथ ही यहीं पे रुक के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना शुरू करो, देखना कितने आराम से बन जाएगा। पहली बार में नहीं बन रही, वापस से रूल्स समझो, रूल्स को नोट डाउन करो, रुक जाओ और क्वेश्चन आंसर सॉल्व करो, बहुत आसान तरीके से बन जाएगी। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट टॉपिक पे आए। चलो अगले टॉपिक पे आते हैं। तो अगला हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट।
सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या है मैम, इसके बहुत सारे रूल्स हैं, आई नो वेरी वेल। तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, हम लोग काफ़ी सारे रूल्स देखेंगे, लेकिन उसके पहले एक बेसिक डेफिनेशन समझेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ये जो नाम है टॉपिक का, वो किस लिए है, क्या रीज़न है ये नाम होने का, है ना। तो चलो सबसे पहले समझते एक बेसिक फंडा समझते हैं कि जो अपने सेंटेंस में सब्जेक्ट का, इसका ब्लैक कलर कर दो, हाँ, जो अपने सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है ना, कलर चेंज करते करते मैं खुद वो हो जाऊंगी, एक में एक कलर जाता है तो दूसरे में दूसरा कलर जाता है। जो हमारा सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का, दैट हैज टू अग्री विथ द वर्ब इन आवर सेंटेंस। मतलब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब को प्लूरल होना होगा। देयर हैज़ टू बी अ सॉर्ट ऑफ अग्रीमेंट बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल है, ठीक है। ये क्राउन रूल बोलती हूँ मैं हमेशा, इस चीज़ को याद रखना। इस चीज़ को मैं आपके लिए भी लिख देती हूँ। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब को भी सिंगुलर होना है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब को भी प्लूरल होना पड़ेगा। दिस इज योर क्राउन रूल। इसको जब भी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट करेंगे ना, अपने सिर पे ऐसे बिठा के रख देना, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, ऐसे रख देना। हाँ, अब कुछ कुछ केसेस में इनके एक्सेप्शंस भी निकलेंगे, कुछ कुछ केसेस में इसके एक्सेप्शंस भी निकलेंगे, हम वो देखेंगे जहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब नहीं जाता है, या कुछ तो अलग है, लेकिन मेन रूल अपना यही है। इसको दिमाग में बिठा कर रखना बहुत बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लेट अस गिव यू अ फ्यू एग्जाम्पल्स कि मैम सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, ये कैसे, इसको समझाओ। तो चलो एग्जाम्पल लेते हैं। पहले सिंगुलर सब्जेक्ट का लें, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब का एग्जाम्पल लें। तो अगर मैं बोलूँ डू या डज, ठीक है, डू और डज, हमें पता है डू प्लूरल है, डज सिंगुलर है। आपको ES के साथ लगेगा मैम ES है, ऐसे प्लूरल होना चाहिए ना, नहीं। इसीलिए बोला जाता है कि वर्ब के फॉर्म्स को पहले क्लियर करो। सब्जेक्ट वर्ब हो, क्या बोलते हैं, एक्टिव पैसिव हो, किसी भी चीज़ के लिए अगर आपके फॉर्म्स ऑफ वर्ब क्लियर नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो कौन सा सिंगुलर होता है, कौन सा प्लूरल होता है, वॉक वॉक्स, ड्राइव ड्राइव्स, कौन सा सिंगुलर है, कौन सा प्लूरल है, इसको ज़रूर से पता रखना। अब अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, कैट क्या है, सिंगुलर है ना, तो बन जाएगा डज नॉट लाइक मीट, ठीक है। माई कैट जो कि सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब को भी सिंगुलर होना ही होगा। तो अगर हम यहाँ पे डू नॉट लिखते, अगर यहाँ पे हम डू नॉट लिखते तो वो ऐसे खचक खचक गलत हो जाता। दस सब्जेक्ट माई कैट इज सिंगुलर, वर्ब हैज़ टू बी सिंगुलर एज वेल। लेकिन अगर इसके जगह मैंने लिखा माई कैट्स, मैं क्यों लिख रही हूँ, मैं माई कैट्स डैश लाइक मीट, मैंने अपने सब्जेक्ट को प्लूरल कर दिया, तो तब क्या होगा, वर्ब को भी प्लूरल होना होगा, तब यहाँ पे डू नॉट हो जाएगा। माई कैट्स डू नॉट लाइक मीट, ठीक है। मेरे बिल्लियों को मीट खाना पसंद नहीं है, वो दूध खा लेंगे, पी लेंगे, खाना खा लेंगे, बट मीट नहीं खाते, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, ये चीज़ याद रखनी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम आएंगे कुछ रूल्स पे, और ये रूल्स को समझना बहुत बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलो वन बाय वन हर रूल को क्लियर करते हैं, फॉलो करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहला रूल है सिंगुलर सब्जेक्ट एक सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट एक प्लूरल वर्ब। ये तो हम समझ चुके हैं, है ना मैम, ये तो आसानी से अब तक समझ चुके हैं हम, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। रूल 1A पे आते हैं। चलो, subjects that are collective nouns they take singular verb,
subjects that are collective noun they take singular verb. अब इसका मतलब क्या है? आपको कलेक्टिव नाउन तो पता होगा, आपने नाउन प्रोनाउन बचपन में सीख लिया, तो कलेक्टिव नाउन पता होगा ना, ग्रुप ऑफ समथिंग. फॉर एग्जाम्पल कॉयर ऑफ म्यूजिशियन. कॉयर मतलब कहते हैं ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस, है ना. फ्लीट ऑफ शीप मतलब बहुत सारे भेड़ बकरी एक साथ है तो फ्लीट ऑफ शीप कहते हैं हम, है ना. तो टीम ऑफ क्रिकेटर्स. तो एक ग्रुप ऑफ पीपल को जब हम एक यूनिट के हिसाब से कहते हैं, म्यूजिशियंस के ले लो, ठीक है, कॉयर ऑफ म्यूजिशियन अगर हम बोलते हैं तो कॉयर क्या हो गया? कॉयर एक कलेक्टिव नाउन हो गया. टीम क्या हो गया? टीम एक कलेक्टिव नाउन हो गया जिसमें 11 से 15 इतने सारे 10, 11, 12, 15 प्लेयर्स होते हैं, है ना. तो दिस इज कलेक्टिव नाउन. तो जब भी हम कलेक्टिव नाउन्स को सब्जेक्ट के हिसाब से यूज करेंगे तब हमारा वर्ब भी सिंगुलर होगा. क्यों? क्योंकि कलेक्टिव नाउन फॉर एग्जांपल कॉयर हो गया या टीम हो गया, इसको तो हम वन यूनिट मानते हैं ना. ये पूरा एक यूनिट है ना, एक टीम इंडिया. हम ऐसे नहीं बोलते ना विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, वगैरह हर एक का नाम तो नहीं लेते. वी जस्ट रेफर टू देम एज सेइंग टीम इंडिया. अब अगर हम उसको एक यूनिट मानते हैं मतलब हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो गया. अब अगर सब्जेक्ट ही सिंगुलर है तो वर्ब को भी सिंगुलर होना ही होगा, इसलिए वी यूज सिंगुलर वर्ब विद इट. ठीक है, सॉर्टेड है, आसान है. चलो नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 2. अब रूल नंबर 2 पे क्या कहा जा रहा है? सब्जेक्ट्स दैट आर जॉइंड बाय एंड टेक प्लूरल वर्ब्स. Sometimes two nouns are connected by and but still represent single entity. These take singular verb. बहुत आसान है. क्या है पहला पार्ट जो है 2 का? वो ऐसा कहते हैं कि सब्जेक्ट दैट आर जॉइंड बाय एंड टेक प्लूरल वर्ब. मतलब रामू एंड शामू आर गोइंग टू देयर क्लास. रैंडम सा सेंटेंस बने, रैंडम सा सेंटेंस. तो यहाँ पे हमारे पास 2 सब्जेक्ट हो गए, रामू सब्जेक्ट 1, शामू सब्जेक्ट 2, है ना. 2 सब्जेक्ट्स हो गए, रामू और शामू. अब अगर 2 सब्जेक्ट है मतलब दैट इज इक्वल टू सब्जेक्ट इज प्लूरल, है ना. अगर 2 सब्जेक्ट है, 2 अलग अलग इंडिविजुअल है, रामू एक अलग इंसान है, शामू एक अलग इंसान है. अब वो अलग बात है अगर हम ऐसा कहते हैं 2 लोग प्यार में होते हैं तो 2 जिसमें एक जान बन जाता है, बट वो लॉजिक यहाँ नहीं काम करती है. ठीक है, यहाँ पे रामू एक इंडिविजुअल है, शामू एक अलग इंडिविजुअल है, तो 2 लोग मतलब प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो वर्ब को भी प्लूरल ही बनना था, इसलिए यहाँ पे आर आ गया. ठीक है, तो कभी भी अगर 2 अलग अलग इंडिविजुअल्स है, 2 अलग अलग एंटिटीज है, उनको हम एंड के साथ जोड़ रहे हैं, देन इट विल टेक प्लूरल वर्ब्स, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब. लेकिन एंड का भी एक कैच है. कभी कभार एंड को यूज करके हम 2 नाउन्स को जोड़ते हैं, लेकिन दैट स्टैंड्स एज अ सिंगल एंटिटी. जैसे कि हम कॉयर को, टीम को, कलेक्टिव नाउन को एक एंटिटी, एक यूनिट मानते हैं, वैसे ही ब्रेड एंड बटर. हम जब ब्रेड एंड बटर बोलते हैं हम दोनों चीज़ को अलग नहीं मानते. हम ब्रेड एंड बटर इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ ब्रेकफास्ट कह रहे हैं ना, इज अ क्लासिक ब्रेकफास्ट. ब्रेड एंड बटर is a classic breakfast. ठीक है, मतलब क्या है, मैंने एंड के साथ 2 अलग अलग वर्ड्स को जोड़े हैं, लेकिन जब आप ब्रेड बटर खाते हो तब क्या आप ऐसे खाते हो कि एक बाइट ब्रेड का लिया और 1 चम्मच बटर खा लिया? ऐसे तो नहीं खाते ना. ब्रेड में मस्त मक्खन लगा के फिर उसको साथ में खाते हैं. That is why we consider bread and butter as a single unit. एंड अगर सब्जेक्ट को हम सिंगल यूनिट या सिंगुलर मानते हैं तो वर्ब भी अपना सिंगुलर ही होगा. ठीक है, दैट इज द रूल फॉर 2P. अगले रूल पे चलते हैं. एक चीज मैं अभी बता दूं, हर एक रूल को जब हम कर रहे हैं ध्यान से शांत दिमाग से आपको सॉल्व करना है, उन चीज़ों को नोट डाउन करना है, एग्जाम्पल्स लिखने हैं. ठीक है, अगर ध्यान हटी तो दुर्घटना घटी कि कुछ समझ नहीं आया मैम, क्या हो गया मैम. ठीक है, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस. ठीक है, हमें चैंपियंस बनना है, हमें रॉक स्टार्स बनना है, शाइनिंग रॉक स्टार्स. तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप आराम आराम से चीज़ों को समझो. नेक्स्ट रूल पे आते हैं. When 2 nouns are joined by, together with, as well as, along with, the verb agrees with the first noun.
ये एक रूल है, इसमें एक मसला है, समझो बहुत आसान है बट एक क्यूट सा रूल है। क्या है? अगर दो अलग अलग नाउन्स है हमारे सब्जेक्ट के हिसाब से एंड उन दोनों नाउन्स को हम एंड के साथ नहीं बल्कि टुगेदर विथ यूज़ कर रहे हैं, या तो एज वेल एज यूज़ कर रहे हैं, या तो अलोंग विथ यूज़ कर रहे हैं, तीन शब्द दिए गए हैं। अगर हम दो सब्जेक्ट्स को इन तीनों शब्द में से किसी एक को यूज़ करके जोड़ रहे हैं तो फिर वर्ब का फॉर्म क्या होगा? द वर्ब अग्रीज विद द फर्स्ट नाउन। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, चलो इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। द प्रिंसिपल along with the teachers dash going for the seminar। ठीक है, अगर ये हमारा सेंटेंस है, या तो आपको दूसरे पेज में बताओ, दूसरे पेज में बताओ, चलो दूसरे पेज में बताते हैं। इसमें आई थिंक थोड़ा सा किचड़ पिचड़ बन जाएगा अगर मैं एक ही जगह में लिख रही हूँ सारा। चलो, ऐसा कहा जा रहा है कि जब आप टुगेदर विथ एज वेल एज, और दूसरा क्या था? अलोंग विथ ना, हाँ अलोंग विथ। अगर आप इन शब्दों को यूज करके दो नाउन्स को जोड़ रहे हो तो सब द वर्ब विल डिपेंड अपॉन द फर्स्ट नाउन या फर्स्ट सब्जेक्ट। अब देख लो मैंने क्या सेंटेंस लिखा? द टीचर अलोंग विथ हर स्टूडेंट्स डैश गोइंग फॉर द सेमिनार। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर क्या हो गया? सीन, हमारा यहाँ पे सीन हो गया कि जो टीचर है, टीचर हमारा बन गया सब्जेक्ट 1, स्टूडेंट्स हमारे हो गए सब्जेक्ट 2। अलोंग विथ के साथ इसको यूज करके हमने दो सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 को जोड़ा है। ठीक है, तो यहाँ का रूल ये है कि द वर्ब डिपेंड्स अपॉन सब्जेक्ट 1, ये हमारा रूल है। ठीक है, अगर इनको यूज करके दो सब्जेक्ट को जोड़ा गया है तो द वर्ब का फॉर्म डिपेंड्स अपॉन सब्जेक्ट 1। सब्जेक्ट 1 क्या है? द टीचर। टीचर क्या है? सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो फिर वर्ब अपना क्या बन जाएगा? इज गोइंग। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर बन जाएगा। इसी सेंटेंस को मैं उल्टा कर देती हूँ। ठीक है, क्या हो गया भाई? स्टूडेंट्स along with their teacher dash going for the seminar। ठीक है, इसमें क्या हो गया? इसमें क्या हो गया? इसमें क्या हो गया? स्टूडेंट्स बन गया हमारा सब्जेक्ट 1, टीचर बन गया हमारा सब्जेक्ट 2, है ना। तो सब्जेक्ट 1 इज प्लूरल, स्टूडेंट्स है ना, सब्जेक्ट 1 इज प्लूरल, स्टूडेंट्स हो गया, सब्जेक्ट 1 इज प्लूरल, तो हमारा वर्ब भी प्लूरल होगा। आर गोइंग, द स्टूडेंट्स अलॉन्ग विद द टीचर आर गोइंग फॉर द सेमिनार। ठीक है, दो सब्जेक्ट्स को जोड़ रहे हैं, तीनों में से कोई एक फ्रेज। अब वर्ब का फॉर्म विल डिपेंड अपॉन द फर्स्ट गिवन सब्जेक्ट। जो हमारा पहला सब्जेक्ट है उसके वर्जन में डिपेंड करेगा वर्ब का वर्जन। अगर वो सिंगुलर है वर्ब सिंगुलर, फर्स्ट सब्जेक्ट प्लूरल है वर्ब भी प्लूरल। ठीक है, इजी पीजी सॉर्टेड। चलो नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। रूल 4A, फॉर फ्रैक्शंस द वर्ब अग्रीज विद द होल सब्जेक्ट। फ्रैक्शंस जब आप यूज कर सकते हो या जब भी आप फ्रैक्शन सेंटेंसेस में यूज कर सकते हो, वर्ब विल अग्री विद द होल सब्जेक्ट। मतलब हाफ ऑफ द पिज्जा डैश स्टिल केप्ट ऑन द प्लेट। हाफ ऑफ द पिज्जा, इसको मैं लिख देती हूँ, चलो। हाफ ऑफ द पिज्जा डैश स्टिल लेफ्ट ऑन द प्लेट, थाली।
अब हाफ ऑफ द पिज्ज़ा मतलब आप सोचोगे एक पूरा पिज्ज़ा होता है उसका आधा, ठीक है। यहाँ पे हो रहा है ये एक पिज्ज़ा, उसका आधा, एक आधा पार्ट खाना हो चुका है और आधा पार्ट अभी बाकी है। उस हिसाब से आप सोचना शुरू करोगे। बट इसका रूल क्या है? इसका रूल ये कहा जा रहा है कि फ्रैक्शंस के केस में होल सब्जेक्ट को कंसिडर किया जा रहा है। अगर यहाँ पे हाफ ऑफ द पिज्ज़ा है मतलब एक पिज्ज़ा का आधा बाकी है, पिज्ज़ा तो एक था ना, मल्टीपल पिज्ज़ास नहीं थे, एक पिज्ज़ा है तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, दस वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगा, अपना वर्ब भी सिंगुलर होगा, क्या है, इज स्टिल लेफ्ट हो जाएगा। अगर ये पिज्ज़ा के जगह पिज्ज़ाज होता, हाफ ऑफ द पिज्ज़ाज मतलब मल्टीपल पिज्ज़ा है, हर एक का आधा आधा आपके लिए बचाया हुआ है, हाफ ऑफ द पिज्ज़ाज आर स्टिल लेफ्ट। क्योंकि आप किसी भी फ्रैक्शन का, अगर कोई भी सेंटेंस में फ्रैक्शन यूज हो रहा है, उसका होल सब्जेक्ट देखोगे सिंगुलर है या प्लूरल है, एक पिज्ज़ा है या एक से ज़्यादा पिज्ज़ा है, ठीक है। अगले वाले पे आते हैं, डिस्टेंस पीरियड, एक सेकेंड, डिस्टेंस पीरियड ऑफ टाइम, सम ऑफ मनी एक्सेट्रा, टेक सिंगुलर वर्ब। इसका एक छोटू सा हैक है याद रखने का। क्या होता है ना, जब आप किसी से टाइम पूछोगे, मैंने अगर पूछा टाइम कितना बज रहा है, कितना बज रहा है, आप बोलोगे मैम 3:54 है ना। आप एक फेस वैल्यू, आप इस समय का एक फेस वैल्यू बताओगे कि मैम 3:54। आप ऐसा नहीं कहोगे मैम 3:54.1 2 3 4 5 6 7 8 करके पूरा मिली सेकेंड्स भी काउंट कर रहे हो, ऐसा तो नहीं करोगे ना। आप एग्जैक्ट एक फेस वैल्यू बता रहे हो। तो व्हेन यू शो अबाउट वन फेस वैल्यू, बी इट टाइम हो गया, बी इट डिस्टेंस हो गया। अगर मैंने पूछा आपको आपका घर कितना दूर है, स्कूल से घर कितना दूर है, आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 किलोमीटर्स थोड़ी बोलोगे, आप क्या करोगे 10 किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, तो एक फेस वैल्यू बन रहा है, एक फेस वैल्यू बोलते हो। सम ऑफ मनी का भी है, अगर आप रेस्टोरेंट में गए, खाना वाना मस्त पेला, एकदम मस्त पेट भर गया, फिर वेटर आए, वेटर को आपने पूछा व्हाट इज द टोटल बिल, व्हाट इज द टोटल अमाउंट, व्हाट इज द टोटल बिल, तो वो आपको 1 2 3 4 5 6 करके 2000 2500 तक थोड़ी बोलेगा, वो एक फेस वैल्यू बोलेगा 2999। तो बिकॉज वी अल्टीमेटली शो वन फेस वैल्यू, ये इसको हम सिंगुलर मानते हैं। अब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर ही होगा ना, ठीक है। माई स्कूल इज 5 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हियर, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, क्लियर हो गया, इजी पीजी, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। नेक्स्ट क्या है, अच्छा ये तो रूल 1 ही था, हाँ बहुत आसान है, इतना कोई दिक्कत का कुछ है ही नहीं, है ना, है ना। अगला देखते हैं, चलो अगला देखते हैं। अच्छा यहाँ पे एक टिप मैं आपको और देना चाहूँगी, एक छोटा सा टिप मैं ये दूंगी कि कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं जो प्लूरल दिखते हैं, ठीक है। सम वर्ड्स लुक प्लूरल बट आर सिंगुलर, ठीक है। कुछ कुछ वर्ड्स प्लूरल दिखते हैं लेकिन वो सिंगुलर होते हैं, जिसकी वजह से आपको एक कंफ्यूजन बन जाती है, मैम इसके साथ सिंगुलर वर्ब है, प्लूरल वर्ब है, क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल न्यूज़, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, ठीक है, मीजल्स, बहुत सारे एथलेटिक्स, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो प्लूरल दिखते हैं बिकॉज उसके बाद एस लगी हुई है, लेकिन दे आर एक्चुअली सिंगुलर। अब अगर ऐसे वर्ड्स आती है तो आपको बस इतना याद रखना है कि दे लुक प्लूरल बट दे आर एक्चुअली सिंगुलर, तो हम सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करेंगे इनके साथ, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। तो दैट्स इट माय लवलीज, मिलेंगे जल्द नेक्स्ट हमारे लेक्चर में। टिल देन स्टे स्माइलिंग एंड हैप्पी, साइनिंग ऑफ योर टीचर मैग्नोलिया। बाय बाय गाइस, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव एंड क्वेश्चन आंसर जरूर सॉल्व करना।